हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वॉम वेलकम टू आवर चैनल लव स्कैंडल्स। और गाइस, आज मैं आपके साथ ईज़न फीस्ट मार्च के महीने की टॉपिक साइंस फिक्शन पर एक वीडियो लेकर आ रही हूँ जिसका नाम है साइंटिफिक सुप्रीमेसी, यानी कि वैज्ञानिक सर्वोच्चता। तो चलिए उसे शुरू करते हैं। यह कहानी आपको थोड़ी सी अजीब लग सकती है क्योंकि इस कहानी में आपको मोस्टली एआई से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलेंगी, फ्यूचर का वर्ल्ड देखने को मिलेगा जो कि मेरी इमेजिनेशन बेस्ड होगा, जिसके लिए मैंने कुछ बुक्स की सहायता भी ली थी इस इमेजिनेशन वर्ल्ड को बिल्कुल डिफरेंट बनाने के लिए। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। और हाँ गाइस, आप लोगों के व्यूज़ बहुत मायने रखते हैं, तो अपने अपने जो भी आपको राइटर पसंद हो, यूट्यूबर पसंद हो, उन्हें भर भर के वोट दीजिएगा, उन्हें भर भर के सीन दीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप उन्हें जिता सकें। इस बार कौन विनर होगा वो तो व्यूज़ के बेसिस पे ही हर बार की तरह पता चलता आया है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज के टॉपिक को हम शुरू करते हैं। 2050 सन 2050 चल रहा था, जहाँ पर अपने वर्ल्ड के अंदर यानी कि अपनी अर्थ में चाइना में दो सुपरस्टार उभर के निकलते हैं, जिनमें से एक का नाम था बनी और दूसरे का नाम था बोबो। बनी और बोबो बहुत ही ज़्यादा क्यूट सुपरस्टार थे। एक रैपर था और दूसरा वोकल था। यहाँ पर इन दोनों का जो ग्रुप था ना, उसे बड़े ही प्यार से बोबो कहा जाता था। ये दोनों अपने ही दो जनों का ग्रुप हुआ करता था जिसमें ये परफॉर्म किया करते थे। इनके अलावा इनके ग्रुप में बाकी के लोग इंस्ट्रूमेंट बजाया करते थे और इनकी स्टेज परफॉर्मेंस उस वक्त सबसे ज़्यादा मेस्मराइज हुआ करती थी, क्योंकि यहाँ पर बनी जो था वो वोकल आर्टिस्ट था और हमारा जो बोबो हुआ करता था वो कोई और नहीं बल्कि एक प्यारा सा रैपर हुआ करता था, जिसके रैप के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। अमेरिका से लेकर जापान, दोनों छोरों तक पृथ्वी के उसके गाने बजा करते थे और दुनिया पागल हुआ करती थी उसके एक कॉन्सर्ट की। एक एक कॉन्सर्ट में जाने के लिए न जाने कितने मिलियंस खर्च किया करती थी और उसके शोज़ भी बहुत अल्टीमेट लेवल के हुआ करते थे, जिसमें वो अक्सर ही केबल पे चढ़ चढ़ के एंट्री लिया करता था या फिर बोम्बास्टिक एकदम इतनी ज़्यादा आलीशान एंट्री हुआ करती थी। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे प्रॉप्स का भी इस्तेमाल किया जाता था। साइंस की पूरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो अपने शोज़ किया करते थे। लेकिन सबसे बुरी चीज़ ये थी कि बनी और बोबो दुनिया की नज़र में एक परफेक्ट आइडल थे, जिन पे लड़कियां मरा करती थी, शादी करने के लिए पागल थी और उन्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। पर वो दोनों सीक्रेटली एक दूसरे को बहुत पसंद किया करते थे। जैसे कि आप जानते हैं कि LGBTQ कम्युनिटी पे अभी फ़िलहाल के लिए लोग एक्सट्रीम चले गए थे और वर्ल्ड में इस चीज़ पे काफ़ी जगह बैन लगा दिया गया था, क्योंकि पिछले दिनों जैसे कि हम देख सकते हैं कि 2050 आते आते बहुत सारे जगहों पर पॉपुलेशन एकदम बढ़ती जा रही थी। लोग सिर्फ सोचते थे कि बच्चा करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया कि हम पृथ्वी का संतुलन बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतने ही खाने के लिए उन्हें चीज़ें चाहिए होंगी और जितने ही वो चीज़ों का उत्पादन रासायनिक चीज़ों का इस्तेमाल करके उगाएंगे, एकदम परफेक्ट खाना नहीं मिलेगा। उतनी ही कीटाणु या फिर जैसे कहते हैं ना कि हम जब खेती करते हैं तो उसमें फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं, वो फर्टिलाइज़र कुछ एक्सट्रीम लेवल पर ही इस्तेमाल कर दिए गए थे खाने के लिए। जो लोग नॉनवेज खाते हैं वहाँ पर जो एनिमल्स हुआ करते थे, जो बर्ड्स हुआ करते थे, उन्हें ब्रीडिंग के लिए इंजेक्शन लगा दिया जाता था, जिसकी वजह से उनके हार्मोन्स एकदम इम्बैलेंस हो गए थे और यही चीज़ का असर कहीं ना कहीं इंसानों पर भी पड़ रहा था, क्योंकि जिस खाने को और जिस नॉनवेज को वो कंज्यूम किया करते थे उन पे हमेशा इंजेक्टेड होते थे, जिसकी वजह से उनके हार्मोन्स इम्बैलेंस होना शुरू हो चुके थे। और अचानक से लड़कों में जो उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है वो एकदम गिरना शुरू हो गया, जिसकी वजह से उनके बाप बनने में बहुत ज़्यादा कमी आने लगी। पहले तो सब लोगों को ऐसा लगता था कि शायद ये चीज़ नॉर्मल है, लेकिन धीरे धीरे ऐसा ही होता गया और बहुत सारे लोग गे में तब्दील होते जा रहे थे, क्योंकि जब वो किसी काबिल नहीं रहते थे तो इच्छाएं होती हैं, अदर वे वो चीज़ों को एंजॉय करना चाहते थे। बहुत सारे लड़कों में अचानक से उनकी मर्दानगी में गिरावट आने लगी, जिसकी वजह से बहुत सारी सरकारें एकदम टेंस्ड होने लगी, क्योंकि लोग बाग डिमांड कर रहे थे कि वो LGBTQ कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं। और अचानक से तादाद गिर जाना और फिर बहुत सारी औरतें भी वहाँ पर
आदमियों को नहीं पा सकती थी, जिसकी वजह से या तो मल्टीपल वाइफ्स लोग रखने लगे या फिर औरतें भी लेस्बियन होने लगी या फिर उनके संबंध भी अलग अलग तरीके से होने लगे, जिसकी वजह से जनसंख्या में एकदम से बहुत गिरावट आई। गिरावट आने की वजह से लोग थोड़ा सा डर गए। सरकारों ने LGBTQ कम्युनिटी को कहीं ना कहीं बंद करने की सोच ली, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लोगों पर लगने लगी। इसी वजह से इसी टाइम को फेस करते हुए 2050 में जब बनी और बोबो फेमस थे तो उनके बीच भी प्यार डेवलप होने लगा था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पूरे वर्ल्ड में इस चीज़ पे बैन था कि आप समलैंगिकता या फिर कहा जाए कि होमोसेक्सुअल नहीं हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो लोग अपने रिलेशनशिप को छुपा कर रखते थे। पर ज़्यादा टाइम तक आप अपने रिलेशनशिप को छुपा कर नहीं रख सकते हो। बनी एंड बोबो ने एक चीज़ की थी, उन्होंने अपने स्पर्म को, अपने एग्स को फ्रीज करा लिया था। उन्होंने इतनी फेमस पर्सनालिटी का तब DNA भी स्टोर करके रखा जा सकता था। जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ का DNA उस चीज़ के अंदर सालों तक मौजूद रहता है, उसी तरीके से बनी और बोबो के भी DNA को स्टोर करके रखा था, क्योंकि वो उस जनरेशन के लिए एकदम यूनिक थे। उनकी बिलियंस में वो अपने देश को कमा कर दे रहे थे और उनकी पॉपुलैरिटी इतनी थी कि हर इंसान उनके साथ एक फ़ोटो खिंचाने के लिए भी लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देता था। लेकिन वहीं बनी और बोबो तो एक दूसरे की दुनिया में बिल्कुल गुम से हो गए थे, एक दूसरे से एक्सट्रीम लेवल पर प्यार किया करते थे। ऐसे ही एक कॉन्सर्ट के बाद बनी, हमारा प्यारा सा क्यूट बनी जैसी स्माइल देने वाले इंसान का नाम बनी रखा गया था। वो उसका ओरिजिनल नाम नहीं था बल्कि स्टेज नाम था, और बोबो का भी ओरिजिनल नाम कुछ और था, पर उसके स्टेज नाम से वो इतने फेमस हो गए थे कि उन्होंने अपने ऑफिशियल नाम भी बनी एंड बोबो रख दिए थे। अपनी परफॉर्मेंस के बाद एक दिन वो लोग जब वापस अपने होटल जाते हैं तो एक्सक्यूज़ लेकर बनी जानबूझकर बोबो के रूम में आ गया था। दोनों एक दूसरे से किस कर रहे थे, रोमांटिक हो रहे थे और दोनों ही इंटीमेट होने ही जा रहे थे कि अचानक से उनके दरवाजे पे नॉक हुई। उनके दरवाजे पे जो नॉक हुई तो वो थोड़ी सी डर गए, और तब बनी बोबो के रूम में था तो बोबो ने जाकर अपने होटल के रूम के गेट को खोला तो सामने उनका मैनेजर खड़ा था। उनका मैनेजर उन दोनों को घूर कर देख रहा था, क्योंकि उसे पता है कि बनी और बोबो के बीच में क्या चल रहा है। तभी मैनेजर ने घूर कर बनी को कहा कि चुपचाप अपने कमरे में जाओ। बनी थोड़ा सा सहम गया, लेकिन बोबो ने बनी का हाथ पकड़ते हुए कहा, आपको क्या दिक्कत है? तब मैनेजर ने कहा कि इस होटल के अंदर सारे CCTV कैमरास हैं और ज़रा सी भी तुम्हारी फुटेज कहीं लीक हुई तो तुम जानते हो कि क्या हो सकता है, इसलिए खुद पर कंट्रोल रखो। और याद रहे, अगर तुम लोगों की वजह से हमारी कंपनी को ज़रा सा भी लॉस हुआ तो तुम लोग बुरी तरीके से लीगली बैटल में फंस जाओगे, और तुम जानते हो कि इस वक्त वर्ल्ड के अंदर कितना ज़्यादा बैन है इस तरह की एक्टिविटीज़ में। यहाँ पर बनी और बोबो डर गए। बनी चुपचाप अपने कमरे में चला गया और मैनेजर भी उधर से निकल कर मुस्कुराते हुए गया, और उसने बनी को हिदायत दी थी कि उन्हें इस तरह से प्रिटेंड करना है जैसे कि वो दोनों वहाँ पर काम के लिए ही उस कमरे में एकत्रित हुए थे। इसी तरीके से वो टूर ख़त्म होने के बाद जब वो वापस अपनी कंट्री में आते हैं, बनी और बोबो एक ही बिल्डिंग में रहा करते थे। दोनों के बीच बहुत ज़्यादा प्यार था, इसलिए उन्होंने अपने लोगों को दिखाने के लिए तो उनके घर अलग थे, पर उन्होंने अपने घर में से, क्योंकि बोबो ऊपर फ्लोर पे रहता था और बनी नीचे फ्लोर पे रहता था, तो उन्होंने अपने घर में से ही एक स्टेयर्स निकाल ली थी जो कि एक दूसरे के घर तक जाया करती थी। दोनों कहीं ना कहीं, जैसे कहा जाता है कि शादी नहीं हुई थी, पर अपने मन में एक दूसरे को अपना अपना वेडेड पार्टनर मान चुके थे। आउट ऑफ वेडलॉक जाके भी वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। ऐसे ही एक बार वो इंटेंस अपने रूम के अंदर रोमांस कर रहे थे। बहुत ज़्यादा पागल हो चुके थे वो लोग। और कमाल की बात यह है कि आज बनी और बोबो, क्योंकि बोबो नहा के निकला था तो उसे देखकर बनी एक्साइटेड हो गया और दोनों रूम में इंटीमेसी अपनी अपनी करने लगे। पर उन्हें नहीं पता था कि एक इंसान दूर से उन लोगों की एक्टिविटी को नोटिस कर रहा है। उस वक्त के गैजेट्स भी ऐसे आ चुके थे कि आप दूर बैठे भी काफ़ी किलोमीटर की चीज़ों को बड़ी आसानी से देख सकते हैं। तो उस इंसान ने अपने दूरबीन के अंदर, जिसमें ऑलरेडी कैमरा रिकॉर्डेड था, उससे उन दोनों की एक्टिविटीज़ को नोटिस कर लिया, क्योंकि एक्साइटमेंट में दोनों एक दूसरे की बाहों में तो थे, एक दूसरे के साथ पैशनेट तरीके से रोमांस तो कर रहे थे, पर वो भूल गए कि उन्होंने अपनी खिड़की पर पर्दा नहीं लगाया।
खिड़की पर पर्दा ना लगने की वजह से, क्योंकि बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग होती थी, कांच के ग्लासेस होते थे और कांच के ग्लासेस की वजह से सब कुछ पारदर्शी था और एकदम दिख रहा था। और सामने की बिल्डिंग में बैठा हुआ वो शख्स जिसके पास करोड़ों की दूरबीन थी, जिसमें ऑलरेडी बहुत हाई लेवल के लेंस लगे हुए कैमरा अटैच था, वो सब कुछ रिकॉर्ड कर लेता है। रिकॉर्ड करने के बाद उसके चेहरे पे एक ईविल स्माइल आती है। वो कोई और नहीं बल्कि बनी और बोबो के कॉम्पिटिटर ग्रुप का मेंबर था, जिसको इतनी ज़्यादा लोकप्रियता नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि बनी और बोबो के इतने ज़्यादा फैंस थे कि कोई दूसरे व्यक्ति को इतना ज़्यादा पसंद नहीं करता था। हालांकि वो बनी की तरह वोकल आर्टिस्ट था, पर उसके सुर इतने परफेक्ट नहीं थे जितने बनी के थे। लेकिन बनी एक बॉटम होने की वजह से उसके हाथ में एक बहुत बड़ी चीज़ आ जाती है, इसलिए उसने डार्क वेब का इस्तेमाल करके, डार्क वेब ऐसी दुनिया होती है जहाँ पर आप कुछ भी बेच सकते हो, इंसानों को, बच्चों को, एम्ब्रियो को, कुछ भी, उसी का इस्तेमाल करके वो वहाँ पर बनी की वीडियोस को बेच देता है। उसने अपने ट्रैक रिकॉर्ड्स बिल्कुल अलग रखे हुए थे, जहाँ से किसी को पता भी नहीं चलता कि उसकी लोकेशन क्या है, और उसने उन दोनों की इंटीमेट होने की वीडियो को पूरे इंटरनेट पे बेच दिया। उसने बड़ी चालाकी से डार्क वेब पे भेजा, क्योंकि वहाँ से लोगों ने उठाकर उस वीडियो को पोस्ट करना शुरू कर दिया। वर्ल्ड वाइड फेमस होने की वजह से बनी और बोबो को सिर्फ एक दिन के अंदर अंदर 24 घंटे में उनकी सारी फैन फॉलोइंग ख़त्म हो गई, क्योंकि वो गवर्नमेंट के विरुद्ध जाके, इस वर्ल्ड की जितना भी ऑर्डर बैठाया गया था उसके विरुद्ध जाकर एक दूसरे के साथ गे रिलेशनशिप में थे, जिसकी वजह से उन दोनों के बैंड को डिसबैंड कर दिया गया, और जिसकी वजह से अचानक से उनकी कंपनी ने भी माफ़ी मांगी। लेकिन बात इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि गवर्नमेंट ने उन दोनों को सज़ा देने के लिए सोच लिया था। उन दोनों ने बहुत हाथ पैर मारे, पर गवर्नमेंट ने उन दोनों पर बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाया था। गवर्नमेंट उन दोनों से बहुत ज़्यादा नफरत करने लगी थी, क्योंकि अगर वो इस कल्चर को बढ़ावा देंगे तो गवर्नमेंट को लगता था कि उनकी आने वाली पीढ़ियाँ, जो बड़ी मुश्किल से उन्होंने स्ट्रेट बना कर रखी है, वो आगे बच्चों को जन्म नहीं देगी। और बच्चों के बर्थ रेट में वैसे भी गिरावट आ रही थी, क्योंकि सब कुछ इतनी महंगाई थी और कुछ भी ठीक से नहीं मिला करता था, तो लोग डरते थे कि आगे आने वाले बच्चे एबनॉर्मल भी हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से रसायन का खाद्य पदार्थों में यूज़ किया जा रहा था, लोग बाग लग्जरी के पीछे इतने पागल हो चुके थे कि वो ऑर्गेनिक खेती या फिर ऑर्गेनिक तरीके से पशुपालन भी करना भूल गए थे। सिर्फ वो रसायनों के बलबूते हर चीज़ को पाना चाहते थे, और लालच कहता है ना, इंसान को डुबा देता है, वैसा ही हो रहा था। इसलिए वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर ने पहले तो बनी और बोबो के जितने भी राइट्स थे उन्हें ख़त्म कर दिया। उन दोनों के ऊपर केस चला, और वहाँ के कुछ एक्सट्रीम लोगों ने इतना ज़्यादा एक्सट्रीम तरीके से बिहेव किया, क्योंकि जो लोग सच में घर बसाना चाहते थे उन लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी, और वो अपना फ्रस्ट्रेशन बनी और बोबो के केस पे निकालते हैं। जो लोग उनके एंटी फैंस हुआ करते थे या जिन्हें वो बिल्कुल पसंद नहीं थे, उन्होंने एक्सट्रीम लेवल पे जाकर सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ इतनी हेट्रेड फैलाई कि दोनों को सजाए मौत का हुक्म सुना दिया गया। बनी और बोबो का मर जाना वहाँ के लोगों में एक दहशत पैदा कर चुका था, और सरकार ने भी एक्सट्रीम लेवल पे जाके कदम इसलिए उठाए क्योंकि वो लोगों को सबक सिखाना चाहते थे कि जो लोग भी अगर इस एक्टिविटी में इंडल्ज होंगे तो उसका क्या नतीजा हो सकता है, ये अब लोगों को पता चल रहा था। उन्हें अफसोस होता है कि उनके पूर्वजों ने धड़ल्ले से बहुत सारे बच्चे पैदा किए, और उन्हें खाने के लिए जो रसायन इस्तेमाल किए गए वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे। और उसके बाद जब जनरेशन के पूरे जीन्स को बदल दिया गया, तो आज एक्सट्रीम लोग जो एक टाइम पे इन कम्युनिटी को सपोर्ट किया करते थे वो इनके फिर से अगेंस्ट हो गए, और अब एक्सट्रीम लेवल इतना था कि बनी और बोबो को सजाए मौत सुनाने के बाद उन्हें सेंटेंस दिया गया और उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया, यानी कि उन्हें आत्महत्या नहीं, सूली पर चढ़ाकर मार दिया गया। और जब उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया गया तो उन दोनों की लाशों को बरियल भी नहीं किया गया, बल्कि उन्हें साइंस में नष्ट करके उनकी लाशों को 2 गज ज़मीन भी ना देकर बल्कि उन्हें पानी में छोड़ देने का आदेश दिया गया। लेकिन एक साइंटिस्ट हुआ करता था तब, जो कि बनी और बोबो का बहुत ज़्यादा फ़ैन हुआ करता था। वो साइंटिस्ट ने इन दोनों के डीएनए भी कलेक्ट किए थे, और इन दोनों की जो आने वाले जीन्स थे उन्हें भी कलेक्ट करके रखा हुआ था। इनके एम्ब्रियो भी उसके पास सुरक्षित थे। वो साइंटिस्ट उसने बनी और बोबो से रिलेटेड सारी जानकारी को हमेशा के लिए सुरक्षित रखने का सोच लिया कि उसके आने वाली जनरेशन कभी ना कभी तो ठीक हो जाएगी,
और कभी ना कभी तो ये जो इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर हेट्रेड है होमोसेक्सुअल लोगों के लिए, वो कभी ना कभी ख़त्म होगी। तब बनी और बोबो को जस्टिस दिलाने के लिए उनके जीन्स का इस्तेमाल करके उनकी आगे की पीढ़ी को बढ़ाया जा सकता है। 2050 में ये कांड होने के बाद पूरा विश्व डरा हुआ था। बनी और बोबो के जो फैंस थे वो दिल से बहुत दुखी थे, लेकिन वो उस वक्त का यंग जो साइंटिस्ट था उसने उन दोनों के जीन्स को बचा के रखा। बाद में एक सोसाइटी हुआ करती थी जो धीमे धीमे इन चीज़ों पे काम किया करती थी, फ्यूचर के लिए प्रोजेक्ट बना रही थी, क्योंकि वो लोग जानते थे कि एक टाइम ऐसा आएगा जिसकी वजह से धरती पर कुछ भी नहीं बचेगा। क्योंकि धीरे धीरे करके वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो गई, जिसमें अचानक से सारे के सारे देश सत्ता के लालच में आकर कुछ खुद को बचाने के लिए और खुद दूसरों पे हुक्म करने के लिए एक दूसरे पे बॉम्बार्डिंग करने लगे, एक दूसरे को मारने लगे। और आप जानते हैं कि लोग बाग इतने पागल हो चुके थे कि उन्होंने किसी भी संधि को मानने से इनकार कर दिया और तो और उन्होंने एक्सट्रीम लेवल पर एटॉमिक बम्बार्डिंग कर दी। और वो इतनी ज़्यादा घातक थी कि एक ने बम्बार्डिंग की तो दूसरे को भी हक मिल गया। फिर ऐसे करते करते बाकी कंट्रीज़ ने भी सोचा कि हम खुद पर रिस्ट्रिक्शन क्यों देखें जब दूसरी कंट्री खुद पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रही। तो ऐसे करते करते पूरे जहान में लोगों ने गुस्से में आकर ही इस धरती की कम से कम 50% जनता को ख़त्म कर दिया था। क्योंकि जो बच गए थे वो तो या तो लूले लंगड़े हो गए थे, या किसी की आंखें ख़राब हो गई थी, किसी को सांस लेने में तकलीफ थी, किसी की स्किन जलने लग गई थी। और जो एटॉमिक बॉम्बार्डिंग से जो नुकसान हुआ था उससे जो हमारी सतह थी, ओजोन लेयर थी, वो पूरी तरीके से ढक गई थी। और पृथ्वी पर तब अचानक से इतनी ज़्यादा सतह में फोग जमती जा रही थी कि सनलाइट ही पृथ्वी पर नहीं आ रही थी। और जब सनलाइट नहीं आ रही थी तो पौधे कुछ भी नहीं उग रहे थे। अचानक से ठंड आ गई थी और आइस एज आनी शुरू हो गई थी। लगभग 10,000 सालों तक पृथ्वी पर आइस एज रही, जिसकी वजह से जितनी भी पृथ्वी पे, क्योंकि इतनी हैवी मात्रा में बॉम्बार्डिंग होने के साथ साथ प्रलय आना शुरू हो गई, सारी जगह नष्ट होना शुरू हो गई। क्योंकि जब सूरज की रोशनी हम तक नहीं पहुंचती तो कुछ ना कुछ नुकसान धरती का अपने आप ऑटोमेटिक भी होता है। क्योंकि जब हम पर्यावरण में खलल डालते हैं, हम एनवायरनमेंट के साथ छेड़छाड़ करते हैं, तो कुदरत भी अपना ऐसा रौद्र रूप दिखाती है कि उसके बाद सब कुछ बर्बाद हो जाता है। ह्यूमन की पूरी रेस बर्बादी की कगार पे आ जाती है। बहुत लोग एक्सट्रीम लेवल पर चीज़ों को बचाने की कोशिश करते थे। तब एक कल्ट था जो कि बनी और बोबो की तरह ही LGBT कम्युनिटी के DNA को बचाया करता था। उनमें से एक बंदा साइंटिस्ट बनता है। वो उसी की पूर्वज था जिसने कभी बनी और बोबो का DNA लिया करता था। इसका नाम था टॉमी। टॉमी ने अभी तक बहुत सारे DNA कलेक्ट किए थे। टॉमी का पूरा नाम हुआ था टॉमी वॉटसन। इसने सारी चीज़ों को कलेक्ट किया क्योंकि एक टाइम पे इसके पूर्वजों ने बाहर जाकर अमेरिका में शादी कर ली थी, तो वो जीन्स भी वो अपने साथ नासा ले गया था। और जब आइस एज आया, इतना भयंकर तरीके से बॉम्बार्डिंग हुई, सब कुछ बर्बाद हो रहा था और पृथ्वी पर अब खाने के लिए कुछ लोगों को ही चीज़ें मिलती थी, बाकी आइस एज की वजह से पूरी पृथ्वी ढक चुकी थी। यहाँ पर दिन ही नहीं होता था और जिसकी वजह से ना जाने कितनी सारी डिसीज़ होने लगी। धूप नहीं आती थी और बहुत सारे इलाकों में सुनामी रहती थी, मच्छर उत्पन्न होते थे, अलग अलग क्रिएचर उत्पन्न हो रहे थे और नॉर्मल लाइफ भी ख़त्म होती जा रही थी पूरी पृथ्वी पे, जहाँ पर समथिंग 8 बिलियन लोग थे या फिर 7.4 बिलियन लोग एक टाइम पे हो गए थे। वो लोग एकदम से घटकर सिर्फ कुछ लाखों में बच गए थे। पूरी पृथ्वी पे सिर्फ 10 लाख लोग थे जो कि सर्वाइव कर रहे थे। उनमें से भी 5 लाख लोगों की हालत इतनी ज़्यादा गंभीर और ख़राब थी क्योंकि उन्हें ना तो धूप मिलती थी, ना खाना मिलता था। इधर उधर भटकते भटकते वो इतने कमज़ोर हो चुके थे कि उनसे काम भी नहीं होता था। और तो और यहाँ पर इंसानों के साथ साथ जो जानवर थे उनका भी यही हाल था। उन्हें आप मार के भी खा लोगे तो उनमें भी न्यूट्रिशन बहुत कम हो चुके थे। बचे कुचे लोगों ने एक टीम बनाई और उन्होंने, वो जानते थे कि ये जो आइस एज थी ना वो इस बार कम ही नहीं हो रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वो 3000 साल और बढ़ेगी। और इसलिए जो पृथ्वी के लोग थे वो डर गए थे कि अब आने वाले 3000 सालों तक उन्हें सर्वाइव करना होगा, लेकिन उनके पास सोर्सेज ही नहीं हैं। और सोर्सेज नहीं है तो वो 3000 साल तो छोड़ो, 100 साल भी खुद को यहाँ पर बचा के नहीं रख पाएंगे। इसलिए जो भी सोर्सेज अवेलेबल मिले उन्होंने लगभग आने वाले 100 सालों तक इतना जम के काम किया कि लैब्स क्रिएट की। उन्होंने
ह्यूमन के फॉसिल से कुछ ऐसी चीज़ें बनाई, कुछ इस प्रकार का तेल बनाया, कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट की जिससे वो स्पेस में जा सके और दूसरी जगह जाकर दुनिया को बसा सके जहाँ पर सूरज की धूप आती हो, जहाँ पर अंधेरा ना हो। और उन्होंने ऐसे करते करते 1-2 प्लैनेट्स की खोज की। फिर वो वापस धरती पर आते थे, लेकिन इस बार उन्होंने एक ऐसा जुगाड़ लगाया जो कि स्पेस में ही गैस मौजूद थी, स्पेस में ही जो चीज़ मौजूद थी उसका इस्तेमाल करके वो एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी ट्रैवल कर सके। क्योंकि इंसान जब एक्सट्रीम लेवल की चीज़ों पे होता है तो वो अपने दिमाग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहता है। उसी तरीके से जो सोर्सेज अवेलेबल थे उनका इस्तेमाल करके लोगों ने एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी जाने के लिए चीज़ें तो बनाई, पर इसमें भी अगले 200 साल का समय निकल गया था और बहुत मुश्किल से ये लोग गुजारा कर रहे थे, क्योंकि 3000 साल बाद भी लग नहीं रहा था कि आइस एज थमेगी। बहुत कम लोग पृथ्वी पर रह गए थे, लेकिन वो गुटों में बट के अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे। तब जब जो टॉमी वॉटसन था उसका जो परिवार था वो आगे बढ़ा, उन्होंने जितने भी जीन्स कलेक्ट किए थे वो अपने साथ अपनी स्पेसशिप में डालकर आगे की तरफ निकल गए थे। उन चीज़ों को एआई की मदद से और उन चीज़ों को, उन डीएनए को एक्सट्रीम लेवल की जो प्रिजर्व चीज़ें होती हैं उनमें रख कर उन्हें बचाया गया था। तब वहाँ पर एक इंसान जब आने वाली स्पेसशिप में बैठा, उसके साथ उसके कोवर्कर 20 कोवर्कर भी जा रहे थे और वो 20 के 20 वहाँ पर जाकर उनके डीएनए का इस्तेमाल करके एक नए तरीके के लोगों को जन्म देने की कोशिश करते। वो लोग जहाँ जहाँ भी गए वहाँ पर लगभग 5-5 साल रुके, वहाँ की एनर्जी से अपनी अपनी जो स्पेसशिप थी उन्हें रिचार्ज करते थे, उन्हें दोबारा से अच्छे तरीके से सर पे बनाकर उनसे कहीं ना कहीं सोर्सेज लेकर फ्यूल बनाकर और आगे पहुंचने की कोशिश करते थे। पहले वो अर्थ से निकलकर चांद तक गए, फिर उन्होंने कोशिश की मार्स तक गए। वहाँ की जहाँ पर भी वो जाते थे उस चीज़ का इस्तेमाल करके, उसके एनवायरनमेंट का इस्तेमाल करके अपनी स्पेसशिप को आगे बढ़ाने की खोज करते रहते थे। ऐसे ही ये ग्रुप अब धीरे धीरे करके इस मिल्की गैलेक्सी से भी बाहर जाने लगा। उन्होंने देखा कि जो हमारी मिल्की गैलेक्सी थी उसमें उन्हें गलती से एक जगह वो गए जहाँ पर वो जब गए वीनस पे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ना गर्मी थी। लेकिन अंदर जाने के बाद उन्हें पता चला कि वीनस अंदर से उसके पास एक, जैसे हमारे पास मून है उसी तरह से एक छोटा सा उसके आसपास घूमने वाला, चक्र लगाने वाला एक सैटेलाइट है। जैसे कि अर्थ के लिए मून सैटेलाइट है, वो उस पर गए तो उन्होंने देखा कि वो पूरा पानी से भरा हुआ था। वहाँ मिनट मिनट में उड़ने वाली मछलियाँ आ रही थी और वो हवा में डाइव मारती हुई सीधा अंदर जाती और फिर ऊपर आती और फिर अंदर जाती, जिससे वो बार बार एक चक्र सा बना रही थी। वो जानते हैं कि वो कैसे चीज़ों को उत्पाद कर रही थी और वो इतनी तेज़ करंट छोड़ती थी और वहाँ पर अचानक से मिनट मिनट में थंडरबोल्ट हुआ करते थे। इतनी तेज़ी से आसमान से बिजली कड़का करती थी। यहाँ पर वॉटसन फैमिली ने डीएनए को क्रिएट करना चाहा। उस जगह के पानी का इस्तेमाल करके उन्होंने पहले बोबो के एक मिनिएचर को क्रिएट किया। वो उन्होंने वहाँ की फ़िश यानी कि मर्मेड प्रजाति को बोबो और जो हमारे प्यारा बनी था उसके डीएनए का इस्तेमाल करते हुए क्रिएट किया। वहाँ की ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उन्होंने लगभग खुद को जैसे तैसे करके वहाँ की फ़िश को मार कर, खा कर और अपने आप को इतना डेवलप करके कि उन्हें सिर्फ पानी से ही अच्छे अच्छे मिनरल्स, प्रोटीन पाकर खुद को ज़िंदा रखा। क्योंकि कहा जाता है ना, 100 साल बाद टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई थी कि लोग लिक्विड या फिर एक गोली खाकर भी कम से कम 1 महीना गुजार सकते थे। क्योंकि टेक्नोलॉजी के बढ़ने की वजह से हमारे पास सोर्सेज लिमिटेड थे और उन्हीं का इस्तेमाल करना था। उन्होंने बोबो और बनी जैसे मर्मेड को जन्म देकर वहाँ के मछली के डीएनए से मिलाकर एक अलग प्रकार की स्पीशीज़ को जन्म दिया और फिर वो लोग वहाँ से चले गए। वो जानते थे कि पता नहीं ये स्पीशीज़ कभी अपने आप को बड़ा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, क्योंकि वहाँ पर जो स्पीशीज़ उन्होंने छोड़ी थी बनी और बोबो की, वो धीरे धीरे करके मरमेड बन गई। वो पानी और हवा में सर्वाइव कर पाती थी और ज़्यादातर वहाँ के हिस्सों में लगभग 99% पानी ही था। तो उन्हें वहाँ पर जैसे तैसे करके खुद को सर्वाइव करना सिखा दिया था
और उन्होंने जो हमारा बनी होता है ना, वो मरमेड था, फीमेल उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट बना दिए गए थे, जिसकी वजह से वो बच्चे प्रोड्यूस कर सकता था। बोबो और बनी ने अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी करते हुए वहाँ पर काफ़ी सारी प्रजातियों को जन्म देना शुरू किया, जो कि ऊपर से तो इंसान जैसे लगते थे, लेकिन उनकी लोअर बॉडी बिल्कुल फिश जैसी थी, जो कि अपने गिल से ही सांस लिया करते थे, और उनके चेहरे और उनकी लुक भी बिल्कुल डिफरेंट हुआ करती थी। लेकिन उनकी उनकी जो स्किन थी वो सफ़ेद नहीं थी, बल्कि नीले रंग की बन चुकी थी। जिस तरह से हमारी पानी में चलने वाली मछली ट्रांसपेरेंट नीले रंग की या फिर सफ़ेद रंग की होती है, उसी तरह से उनकी बॉडी भी शाइनी नीले रंग की, या फिर बड़े बड़े जो उनके गिल्स थे, उनके सिर में से भी बाल नहीं निकलते थे, बल्कि जैसे जैसे हमारी स्टारफिश होती है या फिर पानी में चलने वाली चीज़ें होती हैं, उनके उनके छोटे छोटे से ट्रांसपेरेंट कलर की चीज़ें उनके अंदर से निकलती है, बिल्कुल वैसे ही इनके भी बाल की जगह वो ट्रांसपेरेंट सी चीज़ें निकलती थी, जो कि बहुत शाइन किया करती थी। इस तरह की एक नई प्रजाति क्रिएट करने के बाद वो लोग यहाँ से बाहर गए। वीनस से होते हुए उन्होंने अगला कदम जुपिटर पे रखा, जहाँ पर बहुत सारे चीज़ें आसपास घूम रही थी। वो लोग कहीं ना कहीं एक एस्ट्रॉयड से टकरा जाते हैं, जिसने उनके स्पेसशिप को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था। लेकिन फिर वो जैसे तैसे करके जब जुपिटर पे पहुंचे तो देखा कि वो कैसा है। वहाँ का एनवायरनमेंट बिल्कुल ही अलग था, इसलिए उन्होंने वहाँ पर भी बोबो और हमारे प्यारे बनी का डीएनए इस्तेमाल करके एआई की मदद से कुछ अजीब से क्रिएचर को जन्म दिया। वो क्रिएचर दिखने में बिल्कुल हरे थे, बिल्कुल हरे, और वो क्रिएचर जंप कर करके कभी कहाँ जाते थे कभी कहाँ, क्योंकि जुपिटर का जो गुरुत्वाकर्षण है वो पृथ्वी को कहीं ना कहीं बचाए रखे हुए है, और वो इतना ज़्यादा है कि वो अपनी तरफ पृथ्वी पर होने वाले सारे हमलों को बचा लेता है। जितने भी सौरमंडल में ये एस्ट्रॉयड्स होते हैं उन्हें अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, और अपने सौरमंडल में घुमाता रहता है घुमाता रहता है घुमाता रहता है कि पृथ्वी को ज़्यादा नुकसान नहीं होता। कहते हैं कि अगर वो नहीं होता तो पृथ्वी कब की तबाह हो जाती। ऐसे ही एक बड़ा एस्ट्रॉयड आकर तब गिरा था जब डायनासोर पृथ्वी से लुप्त हो गए थे। यहाँ पर एक ऐसे क्रिएचर को वो लोग जन्म देते हैं जो कि बिल्कुल हरा होता है। उसके हाथ बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे पंछी के पाँव होते हैं, और उसके पैर भी बिल्कुल ऐसे ही थे, पंछी के पाँव जैसे, और वो दिखने में थोड़ा मेंढक की तरह उछल के चलने वाले थे। बोबो और बनी के डीएनए से बना हुआ एक प्रजाति, जिसका वो वहाँ पर लगभग आने वाले 5 सालों तक निरीक्षण करते हैं। वहाँ की जगहें बिल्कुल अजीब सी थी, जैसे कि मोटे मोटे पत्थर, अजीब से रत्न, क्योंकि वहाँ पर एस्ट्रॉयड गिरते रहते थे, जिसकी वजह से बम्बार्डिक तरीके से आग निकलती थी, और आग में से जब वो शांत होती थी जो लावा निकलता था, उसके बाद वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्यूल बन गया था। उसके अलावा वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि जेमस्टोन्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, और जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर थी, अजीब अजीब किस्म के पत्थर जिनका इस्तेमाल वो लोग किया करते थे अपनी चीज़ों को फ्यूल करने के लिए। उन चीज़ों से निकलने वाले नमक और बाकी चीज़ का इस्तेमाल करके उन्होंने छोटी मोटी खेती बाड़ी करनी भी सिखाई थी, और वहाँ के जो जीन्स का इस्तेमाल किया गया था हमारे बनी और बोबो के लिए, वो लोग ऐसे अडेप्ट कर चुके थे कि वो उन जेम्स को ही खाकर चाट कर एनर्जी प्राप्त कर लिया करते थे। ये ट्रूप अलग अलग जगह जा रहा था, और उनमें से एक ट्रूप निकला था। बनी और बोबो के डीएनए को इन्होंने मल्टीपल सेक्शन में मिला दिया था। बहुत सारे लोगों के साथ इन्होंने उनके जीन को मिलाकर बहुत सारे छोटे 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 चीज़ों को बनाना शुरू कर दिया था, और टेस्ट ट्यूब में उन चीज़ों को रखा हुआ था, और उनके डीएनए से बहुत सारे तरीके के स्पीशीज़ को ये अलग अलग जगह जाकर उनके इंग्रेडिएंट से मैच करके बनाना शुरू कर चुके थे। पर सबसे ज़्यादा अजीब तो तब होता है जब ये मिल्की गैलेक्सी को पार करके यहाँ से बाहर निकलते हैं। यहाँ से बाहर निकलने के बाद जिस गैलेक्सी में ये पहुँचते हैं, वहाँ की गैलेक्सी बिल्कुल डिफरेंट थी। वहाँ पे सब कुछ इतनी शाइनी हुआ करती थी कि वहाँ की एनवायरनमेंट में सब कुछ काला था, लेकिन सब कुछ चमक्का करता था। इन्होंने आज से पहले कभी ऐसी चीज़ नहीं देखी जहाँ पर इतना ज़्यादा चमकीली चीज़ें हों। जब ये उस गैलेक्सी पे गए तो इन्होंने पाया कि आज से पृथ्वी पर देखा जाए तो लगभग
7,000 साल पहले भी एक आइस एज आई थी, या फिर कहा जाए कि 15,000 साल पहले जो आइस एज आई थी, तब भी कुछ लोगों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो कि इस पृथ्वी को छोड़कर चले गए थे। पर हमें वो चीज़ इसलिए नहीं मिली क्योंकि आइस एज के बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो गई जिसके बाद हमें कुछ चीज़ें पता ही नहीं थी। लोगों ने जितना पाया सिर्फ उसके बेसिस पे अपने इतिहास को लिखना जारी रखा। कुछ ने मैन मेड थ्योरी लिख दी, तो कुछ ने डीएनए का इस्तेमाल करके चीज़ें लिखी, लेकिन उसके बियॉन्ड भी पृथ्वी पर पिछले 15,000 साल पहले ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई थी जो कि अद्भुत थी, जिसका हमने कभी ज्ञात ही नहीं हो पाया, क्योंकि उसके सबूत हम आज दिन तक ढूंढ ही नहीं पाए। शायद पृथ्वी की जड़ों में वो सबूत हों, और तब उन्हें एक ऐसी ट्राइब मिलती है जो कि देखने में बिल्कुल बिल्कुल वैसी थी जिन्हें रेड इंडियंस कहा जाता है। उनकी त्वचा एकदम लाल हुआ करती थी, बहुत खूबसूरत, और उनके जो माथे थे वो काफ़ी बड़े हुआ करते थे। उनके जो बाल थे इस एटमॉस्फेयर पे आने के बाद, इस मिल्की गैलेक्सी से बाहर जाने के बाद बिल्कुल अलग हो गए थे, क्योंकि पृथ्वी के पानी के अनुसार लोगों के बाल सॉफ्ट हुआ करते थे, पर यहाँ के जो बाल बच्चे पैदा होते थे उनके जो बाल थे वो अजीब से घुंघराले से होने शुरू हो गए थे। वो स्पाइक की तरह खड़े रहा करते थे, क्योंकि यहाँ का एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग था। और ऐसे ही बच्चों को ये यहाँ पे देख के हैरान हो जाते हैं। तब वो लोग इन्हें कुछ पुरातत्व ज़माने की चीज़ों को दिखाते हैं जो कि तब पृथ्वी पर इस्तेमाल की जाती थी। पूरा स्पेसशिप वाले लोग हैरान रह गए थे, और वो लोग दिखाते हैं कि उन्होंने अपना एक एआई सिस्टम बनाया हुआ है। और वो चीज़ देखकर वो देखते हैं कि पृथ्वी पर आज से 15,000 साल पहले क्या क्या था, उन सब चीज़ों के प्रमाण, पेंटिंग्स वो लोग देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं कि क्या सच में ऐसी चीज़ें हो सकती थी। उन्होंने तो कभी इन चीज़ों को खोज नहीं पाए, क्योंकि इंसानी दिमाग लिमिटेड होता है, लेकिन ये जो जीन्स आए थे इन्होंने अपने पूर्वजों की जीन्स को भी बचा कर रखा हुआ था, उनकी हड्डियों के अवशेषों को भी, जिनकी डीएनए जांच होने पर पता चला कि उनका डीएनए कहीं ना कहीं बनी और बोबो से भी संबोधित है, क्योंकि पहले के ज़माने में जो लोग थे वो इसी एरिया में ज़्यादा रहा करते थे पृथ्वी के। और इन्हीं लोगों का जो डीएनए बचा हुआ था, जैसे कि जो एशियन कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पर वो सारा डीएनए हो चुका था, जिसे देखने के बाद वॉल्टर फैमिली हैरान रह गई। और फिर उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक संप्रदाय है। संप्रदाय में वो जब पूछते हैं कि क्या हम आपके राजा से मिल सकते हैं जिसने बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करके रखा हुआ था। यहाँ पर बनी और बोबो की फ़ोटो हमेशा से लोगों के पास रहा करती थी। उनकी जो फ़ोटोज़ थी ना, उसको लेमिनेट करा के एक ऐसे बाउल में रखा गया था जो कि लिक्विड कभी उस फ़ोटो को ख़राब नहीं करेगा। तो ये लोग हमेशा से बनी और बॉब की फ़ोटो देखते आए थे। उसी के अकॉर्डिंग ये नई नई प्रजातियों को जन्म देते थे, और ये कोशिश करते थे कि उनकी शक्लें कहीं ना कहीं बनी और बोबो से रिजेंबल खाएं। और जब ये लोग यहाँ पर चल कर जाते हैं तो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि जो सामने साक्षात इंसान खड़ा था उसका नाम था लाओ वांगची। जब ये देखते हैं तो ये हैरान थे, क्योंकि उसकी शक्ल बिल्कुल बोबो से मिल रही थी। और ये लोग हैरान होकर पूछते हैं कि आप कौन हैं। तब वो इंसान बताता है कि मैं पृथ्वी से ही आया हूँ। फिर वो अपने एआई डिपार्टमेंट से चीज़ों को दिखाते हुए बताता है कि उसके जो पूर्वज थे जब यहाँ आए थे उनका नाम था लैन हैंगवनजुन। और लावांगची बिल्कुल अपने पूर्वजों जैसा ही दिखता है। वो अपने पूर्वज की पेंटिंग दिखाता है जो कि हैंगवनजुन की पेंटिंग को रिजेंबल करती है। और फिर वो मुस्कुराते हुए उन लोगों के सामने आकर वो करता है। तब ये लोग लवांगजी से उसके कुछ डीएनए सैंपल भी लेने के लिए दरख्वास्त लगाते हैं, और बेझिझक होकर लवांगजी उन्हें अपने डीएनए सैंपल दे देता है। और जब ये लोग मैच करते हैं तो बोबो के और लवांगजी के डीएनए सैंपल कहीं ना कहीं एक जैसे दिखते हैं, यानी कि कभी ना कभी ये लोग, इनका जो ख़ानदान था वो एक रहा होगा। ये चीज़ इतना ज़्यादा शॉक्ड कर देती है ना। आसमान में जाकर आप जब किसी चीज़ का पता लगाएं और आपको पता चले कि ये ट्राइब जो है वो हमारे एरिए से बिलोंग करती है और जो कि कभी हमसे बिछड़ चुकी थी, कितनी अलग बात थी। बहुत ही ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ जब वो लोग देखते हैं कि लवांगची, उसकी स्किन बिल्कुल अलग है, लाल 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 चेहरा और ये अजीब से स्पाइक जैसे बाल, वो उसके सामने झुकते हैं। और उसके बाद उसे पता चलता है कि लवांगची की शादी कुछ दिनों में होने वाली है, और वो कोई और नहीं बल्कि दूसरे प्लेनेट से, जो कि बहुत ज़्यादा एडवांस है, वहाँ से कुछ स्पेसशिप आती हैं और उसमें से एक व्यक्ति उतरता है जिसकी स्किन का कलर
वो भी बिल्कुल अलग था। उसकी स्किन का कलर थोड़ा पीला पड़ चुका था, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल नीली थी, बिल्कुल अजीब सी। और जब वो इंसान चल के आता है तो सारे लोग हैरान थे, क्योंकि उसकी रिजेम्बलेंस बिल्कुल वैसी थी जैसे कि उन्होंने बनी की देखी थी। और वो इंसान आकर जब अपने किंगडम वालों से पूछता है तो उसे बताया जाता है कि अर्थ से, उनके पूर्वजों की जगह से कुछ व्यक्ति आए हैं। तो वो व्यक्ति उन लोगों के सामने झुक कर प्रणाम करता है। तब वो लोग बताते हैं कि हम पृथ्वी से आए हैं। और विभूषण उन लोगों के सामने झुककर प्रणाम करते हुए कहता है कि हमारी फैमिली भी पृथ्वी से आई थी, लेकिन हम लोगों ने कुछ प्लैनेट्स की खोज की और मैं साथ वाले ही प्लैनेट से आया हूँ। वो अपनी एडवांस स्पेसशिप भी दिखाता है, जो कि हवा की रफ्तार से चलती है और जिसमें फ्यूल की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग ही ऐसी की गई है कि वो सिर्फ अपने तरीके से अपने मैकेनिज़्म को इस्तेमाल करते हुए और स्पीड को इस्तेमाल करते हुए बिना फ्यूल के चलती आई है। इतनी बड़ी, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी देखकर वो लोग हैरान थे। तब विभूषण ने अपने पूर्वजों की फ़ोटो दिखाई, क्योंकि यहाँ आने के बाद सभी लोग अपनी अपनी चीज़ों को एक याद के तौर पर बना कर रखा करते थे। उन्होंने पहले ही ज्ञात कर लिया था कि यहाँ आने के बाद हमें सब चीज़ों को प्रिजर्व करना है, ताकि हमारा कल्चर, हमारे लोग, हम अपनी पुराना चीज़ें जो कि प्रिजर्व नहीं कर पाए उन्हें छोड़ ना दें। यहाँ आने के बाद उन्हें हर एक चीज़, हर एक एक्सपेरिमेंट को लिखना होता था, हर एक एक्सपेरिमेंट को दूसरों तक पहुँचाना होता था कि किस में क्या गलती रह गई है और किसे कैसे ठीक किया जा सकता है। उसी तरीके से जब विभूषण के जो पूर्वज थे इलिंग लाउजी को दिखाया जाता है तो सब हैरान रह गए थे, क्योंकि वो भी अपने पूर्वजों की तरह ही दिखता था और वो पृथ्वी के भी एक कैरेक्टर बनी की तरह दिखा करता था। तब इन लोगों को आश्वासन हुआ कि ये लोग दूसरी जगह पर जाने के बाद बिल्कुल डिफरेंट तरीके से दिखते हैं। यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि बहुत भव्य आयोजन किया जा रहा है। लव वांगजी और विभूषण की शादी से पहले उन लोगों के डीएनए को स्टोर करके रखा जाता है। जब वो लोग वहाँ अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर तरह तरह के लोगों का डीएनए स्टोर किया गया था, जिनमें से बहुत सारे लोग एशियन थे और बहुत सारे लोग गल्फ से आए हुए थे। उनकी अलग एक जगह थी जहाँ पर वो अपने कस्टम को फॉलो किया करते थे। स्पेशली वो रेतीली जगह पर रहना ज़्यादा पसंद किया करते थे। जिस तरह से एशियन कंट्री के लोग तो अलग अलग एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर जाते थे, उसी तरह के तरीके से वो लोग जहाँ पर रेत ज़्यादा होती थी वहाँ पर रहना ज़्यादा पसंद करते थे। और उसके बाद इस शादी में बहुत सारी स्पेसशिप उतर के आती हैं इस प्लैनेट पे, जहाँ पे अलग अलग तरीके के अलग अलग राजा उन दोनों को बधाई देने के लिए आते हैं, जिनका डीएनए ये लोग कलेक्ट करते हैं, ताकि जब ये इस गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी जाएं तो वहाँ पर इस डीएनए का इस्तेमाल कर सकें। विभूषण और लव वांगजी मुस्कुराते हैं। उन दोनों को देखकर इन लोगों को अपने पृथ्वी की टाइम का याद आता है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी पुरानी चीज़ों को कलेक्ट करके देखा हुआ था, जहाँ पर पृथ्वी पर किस तरह से शादी की जाती थी, किस तरह से कस्टम्स होते थे और कितना ज़्यादा लोगों ने कुदरत का फ़ायदा उठाकर खुद को ही नुकसान पहुंचा लिया था। ये इन लोगों को बताते हैं कि कभी भी कुदरत का फ़ायदा उठाकर खुद को नुकसान मत पहुंचाइएगा, वरना हम बर्बाद हो सकते हैं। और पृथ्वी से भी बहुत सारा डेटा लेकर आए थे कि क्या क्या गलतियाँ पृथ्वीवासियों ने की थी, जिसका नुकसान इन्हें पहुँचाना हो रहा था। इसलिए ये लोग यहाँ पर जब लव वांगजी और विभूषण से मिलते हैं, वो दोनों अपने साथ अपनी शादी में आए हुए सभी लोगों के डीएनए को इन लोगों को देते हैं और कहते हैं कि अब जब भी आगे जाएंगे, वॉटसन फैमिली को बोला जाता है, तो इस डीएनए का इस्तेमाल करके वहाँ पर लोगों को सुरक्षित रखिएगा, वहाँ पर जीवन ज़रूर दीजिएगा। और ये लोग नई नई टेक्नोलॉजी भी देते हैं कि किस तरह से जो भी नुकसान अब हो चुका है पृथ्वी पर जाकर ये लोग सर्वाइव कर सकते हैं। वॉटसन फैमिली बहुत ज़्यादा दुखी हो चुकी थी, लेकिन जब वो पृथ्वी पर लौट कर आई तब उन्होंने पाया कि पृथ्वी पर जितने लोग यहाँ पर बच गए थे, अचानक से एक बहुत बड़े बड़े भूकंप, सुनामी और एक्सट्रीम ठंड की वजह से लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। वॉटसन फैमिली और इनके साथ जितने भी साइंटिस्ट बाहर जाया करते थे, वो खुद के डीएनए को स्टोर करके रखते थे। जो मर गए थे उन्हें इन्होंने दोबारा से अपनी लैब में एक्सपेरिमेंट करके उनकी नई डीएनए से उनके नए इंसानों को जन्म दे दिया था। वॉटसन फैमिली लगभग उनके काफ़ी लोग बाहर जाने के बाद, क्योंकि जो हमारे पृथ्वी के लोग थे उनका लाइफ स्पेन छोटा था,
पर बाहर के लोगों का लाइफ स्पैन बड़ा हुआ करता था, इसलिए उनके जीन्स को भी अपने अंदर डलवा के थोड़े हार्मोन्स चेंजेस करवा के ये लोग काफ़ी ज़्यादा सालों तक जिए थे। और जो लोग मर गए थे उनको बरीड करके, उनका डीएनए बचाकर ये लोग जब वापस आए तो इन्होंने देखा कि पृथ्वी पर भी बहुत बुरी हाल है, कुछ क्षेत्र तो बिल्कुल बर्फ़ से जम चुके हैं। तब इन्होंने उन डीएनएस का इस्तेमाल किया और ख़ुद को कैसे इस एनवायरनमेंट में सरवाइव कराना है, बनी बोबो के डीएनए और साथ में वे फैमिली और हैंगुन चुन वाली फैमिली, उन सब के पुराने डीएनए को इन्होंने लैब में एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में टेस्ट किया। अब धीरे धीरे करके वो समय भी छटता जा रहा था जब पृथ्वी पे से, ओजोन लेयर में से वो जितनी भी धुआं पोल्यूशन गया था वो छट रहा था। धीरे धीरे करके यहाँ पर भी जैसे तैसे करके सूर्य की रोशनी जब एक छोर पर आई, पहले वो रोशनी आई थी हमारे प्रशांत महासागर में और हिंद महासागर में, तो वो लोग सबसे पहले उस साइड ही पहुँचे थे जहाँ पर वो रोशनी आई। एक्सपेरिमेंट चलाया गया और जितने भी लोग ज़िंदा कर सकते थे उन्हें इन्होंने एआई की मदद से और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ज़िंदा किया। उसके बाद इन्होंने जिस तरह से हम छोटी छोटी लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं उसी तरीके से इन्होंने छोटी छोटी लैब में बच्चों को जन्म दिया। एक नकली का एम्ब्रियो इन्होंने इजाद करके उसमें बहुत सारी जीन्स को जन्म दिया, स्पेशली जो ये जीन्स कलेक्ट करके लेके आए थे दूसरी गैलेक्सी में से। उसके अलावा इन्होंने उन जीन्स को भी जन्म दिया जिस तरह से कहा जाता है ना, सी के बहुत सारे एनिमल मर गए थे तो इन्होंने जो मर्मेड के जगह बनाई थी, जो मर्मेड का डीएनए बनाया था, उसे भी कलेक्ट करके हमारे सी के लिए भी बहुत सारे जानवर लेकर आए थे, जिसकी वजह से यहाँ पर बिल्कुल बोबो और प्यारे बनी जैसे मर्मेड्स भी इन्होंने सी के अंदर डाल दिए थे। और इंसानी रूप में भी जो डीएनए ये कलेक्ट कर रहे थे वो हैंगुन चुन और यहाँ पर यीलिंग लाओसी की ख़ानदान की जो डीएनए की सुप्रीमेसी थी उसी का इस्तेमाल कर रहे थे। इन्होंने लाओ वांग जी का डीएनए इस्तेमाल करके और वे वुशन का डीएनए इस्तेमाल करके एक नई ही प्रजाति को उत्पन्न करने का सोच लिया था। उसके अलावा जो इन्हें सैंड वाली जगह से गल्फ के लोग आते हुए दिखे थे उनके भी इन्होंने डीएनए को ढूंढ निकाला और उसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारे डीएनए का इस्तेमाल करके यहाँ पर नए नए तरीके के क्रिएचर को फिर से बनाकर उनका इस्तेमाल करते हुए इन्होंने बनाना शुरू किया। पहले इन्होंने छोटी जगह से चीज़ों को लिया और इनके पास जितने भी इनके साथियों के लोगों के डीएनए मौजूद थे उनसे इन्होंने अलग से इस एनवायरनमेंट को झेलने के लिए लोगों को बनाया। जिस चीज़ का, जिस इम्यून की उन्हें ज़रूरत थी उसका इस्तेमाल करके इन्होंने बहुत सारे लोगों को, पहले तो इन्होंने कम से कम एक टाइम पे 100 लोगों को जन्म दिया। उस एक्सपेरिमेंट में कुछ लोग में कमियां रह जाती थी, जैसे कि कोई एक हाथ से छोटा है, किसी की एक टांग है, और कभी कभी क्या होता था कि कुछ लोग बोलने सुनने और बाकी चीज़ों में भी कमियां रह जाती थी और ये हर बार अपने एक्सपेरिमेंट को सुधारते थे और एक्सपेरिमेंट से ही उन डीएनए का इस्तेमाल करके ही इन्होंने लगभग आने वाले 3 से 4 सालों के अंदर अंदर कम से कम 500 लोगों को ज़िंदगी दे दी थी। वो ज़िंदगी देना कोई आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था उन लोगों की परवरिश करना, इतनी एक्सट्रीम वेदर में उन्हें फूड प्रोवाइड करना। फिर इन्होंने जिस तरीके से भी उनको ईजाद किया था, उसके बाद वो जब बड़े होते हैं तो कुछ लोगों के अंदर रोमांटिक सेक्सुअल चीज़ों की नीड होती है। सारे के सारे इंटीमेट होते हैं अपने अपने पार्टनर से और इंटीमेट होने के बाद वो चाइल्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं या नहीं ये भी देखा जाता है। कुछ लोग तो कंसीव कर लेते हैं पर कुछ लोगों में प्रॉब्लम होती है। इन्होंने तब एक मेल डोमिनेंसी वाली सिचुएशन को हटाकर इन्होंने ऐसी सिचुएशन भी बनाई थी जहाँ पर अगर कुछ मेल भी चाहें तो वो भी प्रेग्नेंट हो सकते हैं। उनकी बॉडी में कुछ चेंजेस किए थे, पूरे डीएनए के साथ थोड़ा छेड़छाड़ की थी। और उसके अलावा फीमेल मेल अगर ये लोग आगे चल के हेट्रोसेक्सुअल भी बनना चाहें या फिर होमोसेक्सुअल बनना चाहें तो दोनों प्रकार से अपनी जीविका व्यापन कर सकते हैं, ताकि कल को कोई क्राइसिस ना आए, कोई लड़ाई ना हो। और ये चाहते थे कि आगे आगे ये जानते हैं कि अब धीरे धीरे करके यहाँ पर जितना भी लेयर में पॉल्यूशन है वो धीमे धीमे करके हटेगा। और कुदरती बात ऐसी हुई कि एक बार अनफॉर्चुनेटली या फिर फॉर्चुनेटली वो वेदर छटना शुरू हुआ था, क्योंकि एक एस्ट्रॉयड दूर से आके गिरा था और वो इतनी तेज़ पानी में आके गिरा था कि
बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हुई थी। एटमॉस्फेयर चेंज हुआ था, जो अर्थ का एनवायरनमेंट था एक्सट्रीम कोल्ड, वो अचानक से एक्सट्रीम गर्मी में हो चुका था। एक्सट्रीम कोल्ड में क्या होता है, जितने भी स्पीसीज़ होते हैं ना वो जमना शुरू हो जाते हैं, वो पैदा नहीं हो पाते, वो फ्रीज हो जाते हैं। लेकिन जब एक्सट्रीमली हॉट आता है ना वेदर, तो अचानक से जो हमारी जीन्स होते हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं, पृथ्वी पे नई लाइफ आती है। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। इसने बहुत ज़्यादा जगह पर सुनामियाँ लेकर आए थे, भूकंप लेकर आए थे, लेकिन इसने जो जनरेशन की ग्रोथ होती है उसे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। इन्होंने अपने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए थे उनका एक डेटा मेंटेन करके रखा। एआई की मदद से वो हमेशा, और साइंटिफिक चीज़ों की मदद से हमेशा उन डेटास को स्टोर करके रखते थे। अपनी एनर्जी को कहीं ना कहीं से कंज्यूम कर लिया करते थे, क्योंकि इन्होंने बाहर आके देख लिया था कि किस तरह से लोग सर्वाइव करते हैं। और तो और इन्होंने जो हीलिंग लाउजी के ख़ानदान से ये भी सीखा था कि स्पेसशिप को बिना किसी चीज़ों से सिर्फ 3D एनवायरनमेंट का इस्तेमाल करते हुए, सिर्फ स्पीड का इस्तेमाल करते हुए किस तरह से एक पैरेलल यूनिवर्स में चला कर लेकर जाना है, ये भी चीज़ें सीखी थी। और ये सिर्फ तभी हो सकता है जब आप एक डायमेंशन से दूसरी डायमेंशन में अपनी चीज़ों को ले जाना सीख लें। उससे आपको बहुत आसानी महसूस हो सकती है, पर ऐसा करना बहुत आसान नहीं था। सदैव के लिए लूप क्रिएट कर देना कोई आसान बात नहीं होती है, क्योंकि जब तक आप एक लूप में फंस के एक डायमेंशन से दूसरी डायमेंशन जाते हैं उसके लिए बहुत एनर्जी लगती है। इनका भी कुछ ऐसा ही था। इन्होंने हर जगह से हर चीज़ की टेक्नोलॉजी उठाई थी, हर चीज़ को इस्तेमाल करना सीखा था, और ना जाने कितने साल इन्होंने बाहर बिताए थे। काफ़ी हज़ारों साल बाहर बीत चुके थे, और लोगों के एक्सपीरियंस थे, जैसे कि लैन फैमिली और वे फैमिली के जो एक्सपीरियंस थे वो लगभग 15,000 साल पुराने थे। उनसे भी इन्होंने बहुत कुछ कलेक्ट करके चीज़ें बनाई, और उसके बाद धीमे धीमे करके आने वाले 100 सालों में, जो सिर्फ तब के टाइम में 500 लोग हुआ करते थे, आज वो 5 लाख में बदल चुके थे। क्योंकि कुछ डीएनए लैब टेस्ट के दौरान और कुछ लोग नॉर्मल तरीके से इंटीमेसी करते हुए, फिर ऐसे ही टाइम आगे बढ़ता है। दोबारा से हर जगह पर सूरज की किरणें आने लगी थी, सब जगह आबादी होने लगी थी, सब जगह फ्लो दोबारा से बढ़ने लगा था। जिस तरह से सब कुछ नष्ट हुआ था, उसी तरीके से इस पृथ्वी ने खुद को खुद से नर्चर करना शुरू कर दिया था। क्योंकि कुदरत का एक नियम है, वो खुद को खुद से डिस्ट्रॉय भी कर सकती है, और वो खुद को खुद से दोबारा से उत्पन्न भी कर सकती है। जहाँ अंत होता है वहीं से तो शुरुआत होती है, और जहाँ शुरुआत होती है उसका अंत ज़रूर होता है। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर दोबारा से चीज़ें होना शुरू हो गई थी। लोग पिछली यादों को सिर्फ कुछ जनरेशन, वॉटसन फैमिली, उसके आने वाली 2-3 फैमिली और उनको छोड़ के सब चीज़ों का लोग बाग डेकोरम मेंटेन करना थोड़ा भूल गए थे। कहते हैं ना, जब चीज़ें आपको लगता है कि अभी ज़रूरी नहीं, तो फिर से वही चीज़ें शुरू होनी शुरू हो गई थी। लोगों ने खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया, अपनी लाइफ में मशरूफ़ रहना शुरू कर दिया, और केयरफ्री नेचर हो गया। ऐसे ही पैदा करते करते जो उन्होंने संप्रदाय बनाए हुए थे, उसमें बहुत सारे संप्रदाय थे। जैसे जो 500 लोगों को इन्होंने जन्म दिया था, उन 500 लोगों के 50-50 के ग्रुप बना दिए गए थे। पहले केवल 5 संप्रदाय बनाए गए थे, और उनके सब विभाजन हो गए थे। 5 संप्रदाय थे: युनमक, जिशान, चिंघे, लैनलिंग और गुसु। और उन 50-50 लोगों ने करके अपनी अपनी संप्रदाय को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। और कुदरती बात ऐसी है कि जब आगे चल के कुछ हज़ार साल बीत चुके थे, तो फिर से बिल्कुल वैसी ही शक्ल का, जैसे कि एक टाइम पे आज से 20,000 साल पहले हेंगुंजन हुआ करता था, बिल्कुल अब आगे चल के वैसी ही शक्ल का एक इंसान लैन परिवार में पैदा हुआ, जिसका नाम उन्होंने लंजा रखा। और वहीं पर युनमक परिवार चियांग क्लैन का हुआ करता था, लेकिन उनके जो सेनापति थे उनके घर में एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था विवुशन। विवुशन को टेक्नोलॉजी बहुत पसंद थी। विवुशन अक्सर ही साइंटिफिक चीज़ों का जुगाड़ किया करता था, लेकिन वहीं जो लंजा था उसे टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज़ करना पसंद नहीं था, पर हाँ उसे गैजेट्स बहुत पसंद थे। वो गैजेट में अपना दिन रात सिर खपाया करता था। वो लोग मिलकर ये सारी चीज़ें किया करते थे। एक बार एक यूनिवर्सिटी में उन्हें जाने का मौका मिला। इस यूनिवर्सिटी का नाम था वॉटसन यूनिवर्सिटी। यहाँ पर लवांग जी अपने गैजेट्स के लिए आया था, और वेवुशन वहाँ पर सिर्फ यूं ही मस्करी करते हुए
अपनी आगे की पढ़ाई के लिए आया था, क्योंकि उसे डीएनए और बाकी चीज़ों में बहुत दिलचस्पी थी। और उसने ना हमेशा से ही वहाँ पर अपने पूर्वजों की शक्ल देखी थी, जैसे कि यिलिंग याओजी वीनस पे, जो वीनस के सैटेलाइट्स में जो मर्मेड थी वो, और बहुत सारी चीज़ों के चित्र देखे थे। तो वो जानता था कि वो एक स्पेशल चाइल्ड है, वो एक स्पेशल चाइल्ड है, स्पेशल मेल है जो कि बर्थ दे सकता है, क्योंकि उनकी आने वाली पीढ़ी ने उन्हें बताया था कि किस तरह से पृथ्वी पर जब सब कुछ ख़त्म हो गया था तब कुछ लोगों ने आकर यहाँ पर दोबारा से जीवन बचाया था, वही लोग जो कि यहाँ से एक बार चले गए थे। उसी तरीके से यहाँ पर वो ये चीज़ जानता था कि वो उन स्पेशल चाइल्ड में से वापस से, कहते हैं ना जो चीज़ ख़त्म हो जाती है वो शुरू होती है, बिल्कुल वापस से उसके जो जीन थे वो वही आ चुके थे जो एक टाइम पर एक एनवायरनमेंट के तौर पर यिलिंग लाओजी के हुआ करते थे। लेकिन इस बार फ़र्क इतना था कि वो प्रेग्नेंट हो सकता था। यहाँ पर लाओ वांगची यानी कि लंजा, उसके दोनों नाम हुआ करते थे। उसे ये सब चीज़ें पसंद नहीं थी, उसे गैजेट्स पसंद थे, लेकिन वो ये सब पुरानी बातों में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता। उसे ऐसा लगता था कि ये सब बातें ढकोसले हैं, झूठ है, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। पृथ्वी पे तो लोग कितने आम तरीके से रहते हैं, तो आखिर कैसे ऐसा हो सकता है कि पृथ्वी पे आइस एज आ जाए, उसके बाद वो लोग अगली गैलेक्सी से यहाँ आ जाए। वो इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता था, और वो रीबर्थ में भी बिलीव नहीं करता था, और वो जेनेटिक चीज़ों में भी बिलीव नहीं करता था। क्योंकि कहते हैं ना, जब हम एक्सट्रीम 2-3 हज़ार से एक ही चीज़ को देखते जा रहे हैं तो हम उसकी होने या ना होने पे प्रूफ मांगना शुरू कर देते हैं। लवांगची का नेचर भी बिल्कुल वैसे ही था, वो प्रूफ मांगा करता था कि बताओ मुझे कहाँ क्या हुआ है। लेकिन वॉटसन की यूनिवर्सिटी में पढ़ते पढ़ते उन दोनों को पता नहीं कैसे एक लेक्चर के दौरान विभूषण और लवांगची एक दूसरे से टकरा गए। उन दोनों की सीट साथ थी, जहाँ पर लवांगची सबको अनहोय किया जा रहा था, हर चीज़ पे प्रश्न उठाया जा रहा था, और इनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। इस लंजा नाम के व्यक्ति, क्योंकि लवांगची का दोनों नाम था, लवांगची जो कि उसके परिवार बुलाया करते थे, जिसका डीएनए उसके अंदर था, पर वो ये चीज़ों को मानता नहीं था, और यहीं वो लंजा नाम से भी जाना जाता था, जो कि उसके घर का नाम था, उसका बर्थ का नाम था। पर विभूषण जब उसकी शक्ल को देखता है तो वो पहचान जाता है कि ये हैंगोनचुन वाली जगह का है, क्योंकि मैंने बताया ना कि विभूषण जो था वो स्टूडेंट रह चुका है हिस्ट्री का, डीएनए हिस्ट्री का, और वो साइंटिफिक चीज़ों को पढ़ता आया है, और उसने सारी चीज़ें जो अभी तक चीज़ें रही हैं ना, उन सब डीएनएस को कलेक्ट किया हुआ है। लेकिन लवांगची ये सब बकवास मानता था, बिल्कुल यकीन नहीं करता था। इसलिए विभूषण जब उसे देखता है तो उसे यकीन नहीं आता ये ऐसा बंदा हो सकता है जिसके डीएनए एक टाइम पे पृथ्वी पे लाए गए थे, एक टाइम पे लोगों पे इंसर्ट किए गए थे, और बिल्कुल ऐसी ही शक्ल की जो हमारे सी था ना, उसमें ऐसे लोग, ऐसे मर्मेड्स आ चुके थे, ऐसे सरन्स आ चुके थे जो कि सच में गाना भी गाया करते थे, मनुष्य की तरह भी हुआ करते थे, और उनमें अद्भुत शक्तियाँ हुआ करती थी, क्योंकि जो उनका डीएनए था वो वीनस से आया हुआ था। लेकिन लवांगची सब कह देता था कि सब झूठ है, लोग झूठ बोल रहे हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैं तो मानता ही नहीं हूँ, अपने एनवायरनमेंट में ये चीज़ें हो ही नहीं सकती। तो वो डिनाई कर देता था, और उसकी ये बातें सुनकर तो विभूषण को इतना गुस्सा आता है ना, इतना गुस्सा आता है कि जब वो सेमिनार में बैठे हुए थे तो विभूषण खड़ा होता है सेमिनार से, और वांगजी के सर पे अपनी बॉटल में से निकाल के पूरा पानी डालकर वहाँ से चला जाता है। उसी की व्यक्ति बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि वो कैसे ऐसे बोल सकते हैं कि ये सब चीज़ें नहीं हुई हैं, जबकि उनके पूर्वजों ने जान लगा दी थी इस धरती को दोबारा से क्रिएट करने के लिए, और ये बदतमीज शख्स ये कैसे बोल सकता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। विभूषण ये भी जानता था कि हैंगोनचुन और जो यिलिंग लाओजी थे उनके परिवारों में काफ़ी समय से संबंध चलते आए थे, और तो और वो ये भी जानता था कि एक टाइम पे लवांगची और विभूषण की शादी भी हुई थी, इसलिए वो ये सोचता था कि वो लैन फैमिली में अपनी शादी करेगा। पर अब उसे इतना गुस्सा आता था ना इस व्यक्ति पे, इतना गुस्सा आता था, जिसकी शक्ल हैंगोनचुन से मिल रही है, उसका मन करता था इस इंसान के मुँह तोड़ दूँ, दांतें तोड़ दूँ, वो कैसी बातें कर सकता है, जबकि डीएनए से ही बहुत सारी बीमारियाँ ठीक की जा रही थी। वो लोगों का डीएनए कलेक्ट करके ही उनमें जो कमियां होती थी उन्हें पूरी करने की कोशिश करते थे। आज की जो ह्यूमन रेस है वो सुप्रीम है, वो बाकी की ह्यूमन रेस से इंसानों ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सुप्रीम बनाई है, और अब तो इनके पास ऐसे ऐसे गैजेट आ गए हैं जहाँ पर ये अपनी मिल्की गैलेक्सी से बाहर वाली गैलेक्सी में भी कंट्रोल कर सकते हैं, उनसे जाँच कर सकते हैं, यहाँ तक कि 1-2 बार जाकर यहाँ से स्पेसशिप में गुप्त रूप से जाकर वीनस पे भी गए थे, और वहाँ के जो मर्मेड्स जो कि अब इतने सालों में एडवांस हो चुके हैं, बदल चुके हैं, वहाँ पे क्या चेंजेस आ चुके हैं वो भी जांच के लाए थे, और वहाँ के कुछ और प्रजातियाँ, जैसे कि मर्मेड की प्रजाति से ही एक ऑक्टोपस की प्रजाति भी निकली हुई थी, जिसके कहने के लिए
4 पैरें थे, मतलब जिसके हाथ नहीं होते थे, सिर्फ 4 टांगें हुआ करती थी। और इस तरह की प्रजातियों को यहाँ पर लाकर बसाया जा रहा था। लेकिन लवांग जी तो सब कह देता था, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। विभूषण को बहुत गुस्सा आता है। ऐसे ही इन दोनों के सेमिनार 2-3 बार एक साथ होते थे, क्योंकि लवांग जी जो था ना वो मशीनरी गैजेट्स पे पढ़ा करता था, और मशीनरी गैजेट को चलाने के लिए अलग लोग होते हैं और डीएनए पे काम करने के लिए साइंटिफिक अलग लोग होते हैं। तो इन दोनों का जब भी आमना सामना होता था ना, विभूषण तो गुस्से से पागल हो जाता था। जानबूझकर लवांग जी के पैर पे कभी पैर रख के चला जाता था, और कभी उसकी बातों पे गुस्सा आकर वो जानबूझ के उसे साइड में खदेड़ के बाहर निकल जाता था, क्योंकि इस इलॉजिकल पर्सन से वो बहस नहीं कर सकता, वो बिल्कुल बहस नहीं कर सकता। ऐसे ही एक बार लवांग जी का एक बड़ा भाई था लेंशिचन, वो बहुत ही अच्छा था। वो भी डीएनए की पढ़ाई कर रहा था, और वो ये सब चीज़ें जानता था, और वो जानता था कि उनका भाई कितना अनोइंग है। घर में भी उन दोनों की बहस हो जाती है। तो वो एक दिन विभूषण को अपने साथ नए एक्सपेरिमेंट के लिए लेकर जाते हैं। लवांग जी जब सुनता है कि उसके भाई नए एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, तो उसे लगता है ये लोग फिर से शुरू हो गए, चलो आज मैं इनके एक्सपेरिमेंट को बिगाड़ कर रहूँगा। लवांग जी जानबूझकर एक कोट चुरा कर, एक ऐसे पर्सन का कोट चुराता है जो कि डॉक्टर था, और उस लैब में घुस जाता है जहाँ पर शिचन और विभूषण कुछ नए नए डीएनए की बात कर रहे थे। लवांग जी जानबूझकर वहाँ पर अंदर आ जाता है, जिसमें से कि जो हमारे लेंशिचन थे ना, वो यहाँ पर अपना सीमन कलेक्ट करने जा रहे थे, क्योंकि वो अपने सीमन से एक नई प्रजाति को एक इस लैब में एक्सपेरिमेंट के तौर पर जन्म देना चाहते थे। और यहाँ पर विभूषण ने भी अपनी बॉडी का इस्तेमाल करके अपने कुछ एग्स को यहाँ पर डोनेट किया था, क्योंकि वो भी इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनना चाहता था। लेकिन लवांग जी इतना ज़्यादा शैतान होता है ना कि वो अपने भाई के सीमन को अपने सीमन से बदल देता है, यानी कि अपने भाई के वीर्य को अपने वीर्य से बदल देता है। और वो सोचता है कि अगर ऐसा है तो ठीक है, अगर ऐसा कुछ हो ही रहा है तो प्रूफ मिल जाएगा। अगर ये साइंस सच है तो वो देख लेगा कि उसका बच्चा इस दुनिया में जन्म लेता है या नहीं लेता, क्योंकि विभूषण जो था ना वो लेंशिचन के सीमन के साथ मिलकर अपने जो एग्स होते थे उनको मिलाकर एक बच्चे को जन्म देना चाहता था। पर अफसोस लेंशिचन की चीज़ों को तो लवांग जी ने अपनी चीज़ों से बदल दिया, और वो जानता था कि जब रिजल्ट उसके भाई के हक में नहीं आएगा तो उसका भाई कितना ज़्यादा चिढ़ जाएगा, और वो इन एक्सपेरिमेंट को ख़राब कर देना चाहता था। पर अफसोस उसकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस लैब के अंदर उन्होंने बिल्कुल उसी तरीके से एक बच्चे को जन्म दिया जो कि बहुत खूबसूरत था, और ये बच्चे की ग्रोथ बिल्कुल नॉर्मल, जैसे एक वूम के अंदर एक बच्चे की ग्रोथ होती है बिल्कुल वैसी होती है, जो कि दिखने में बहुत छोटा सा था, टाइनी था। और विभूषण अक्सर ही इस लैब के अंदर आया करता था, उस बच्चे की जानकारी लिया करता था, लेकिन लवांग जी ये चीज़ भूल गया था। ऐसे ही 2 महीने बीत गए। लवांग जी बिल्कुल भूल चुका था कि उसने क्या किया है। उसने तो मटर गश्ती में किया, लेकिन जैसे ही एक दिन गलती से उसकी टकराहट विभूषण से होती है, तो विभूषण यहाँ पर जैसे ही कुछ फ़ोटोज़ उसके हाथों से गिरती हैं, लवांग जी देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो फ़ोटो कुछ और नहीं बल्कि जैसे एक अल्ट्रासाउंड की फ़ोटोज़ होती है ना एक बेबी की, बिल्कुल वैसी थी। लवांग जी यहाँ पर विभूषण की तरफ देख के कहता है, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? विभूषण कहता है, नो, मैं क्यों प्रेग्नेंट होने लगा, आई एम स्टिल अ वर्जिन। लवांग जी कहता है, तो ये? विभूषण मुस्कुराता है और कहता है, ये तो हमारे एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है। तुम्हारा भाई है ना बड़ा वाला, वो और मैं, हम दोनों ने एक बेबी को टेस्ट करने के लिए सोचा था। तो हम लैब में एक बेबी का टेस्ट कर रहे थे कि हम फर्टिलाइज हैं या नहीं, आगे चल के हमारे बेबी कैसे होंगे, क्या हमारा डीएनए बाहर वालों डीएनए से मैच करता है या नहीं। तब लवांग जी एकदम हैरान हो गया था, क्योंकि यहाँ पर बाहर के लोगों ने अपने डीएनए को ऑलरेडी, जैसे मैंने बताया, कम्युनिकेशन होता रहता था, तो वो सैंपल्स को भेजते रहा करते थे। और इसलिए जब उनके सैंपल से लवांग जी और विभूषण के बच्चों को, सॉरी लेंशिचन, क्योंकि वो लैन फैमिली से आता था, उनके बच्चों के सैंपल को मिलाकर देखा जाना चाहता था कि कितनी सिमिलैरिटी है, या फिर सिमिलैरिटी है भी या नहीं। तो बस उसी छोटे से प्रोग्राम को वो पार्ट लेना चाहते थे। और विभूषण ने कहा था कि अगर वो बच्चा बड़ा हो जाएगा या फिर वो बच्चा सर्वाइव करता है, तो वो लेंशिचन इसके तहत आगे चल के देख लेंगे कि उन्हें जिम्मेदारी किसे देनी है, और अगर ज़रूरत पड़ी तो वो दोनों एक दूसरे से शादी कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे तो उल्टा हो गया था। लवांग जी जब देखता है कि उसका बच्चा एक लैब में सांसें ले रहा है, उसके अंदर क्यूरियोसिटी भर जाती है। उसके अंदर ऐसा हो जाता है कि उसे कुछ भी करके उस बच्चे को देखना है, क्योंकि उसे यकीन नहीं आ रहा कि सच में साइंस ऐसा कर सकती है। वो विभूषण से कहता है कि मुझे भी देखना है।
विभूषण कहता है क्या तुम पागल हो, लैब में कोई भी ऐसे बंदा नहीं जा सकता, सिर्फ एक्सपेरिमेंटल चीज़ों के पास वही जा सकता है जिसे उसे उधर जाने की परमिशन हो और जिसका वो सीमन हो, और वो सीमन तुम्हारा नहीं तुम्हारे बड़े भाई का है, तो प्लीज़ हमारे लैब में घुसना भी मत। लेकिन लवांग जी सुनने वाला नहीं था, वो ज़बरदस्ती उस लैब के अंदर जाने की कोशिश करता है, पर इस बार गार्ड्स वहाँ पर बहुत सख्ती से होते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम कुछ इक्विपमेंट उनकी लैब से चोरी हो गए थे जिसकी कंप्लेन विभूषण ने डाल दी थी, और वहाँ पर अब गार्ड्स खड़े हो गए थे। यहाँ पर लवांग जी को अपने बच्चा देखने को ही नहीं मिलता, उसे बहुत गुस्सा आता है। फिर वो अपने भाई से मिलने जाता है। अपने भाई जब वो घर आता है ना, तो उसके भाई ना उसके पिता के साथ, चाचा के साथ, सबके साथ खाना खा रहे थे। तभी लवांग जी अपने भाई के पास जाके कहता है मुझे उस बच्चे को देखना है। उसके पिता और अंकल घूर के लेन चिचन को देख रहे थे, और लेन चिचन अपने भाई को और कहता है कौन सा बच्चा। लवांग जी कहता है वही जो कि आपने उस लड़के को अपना सीमन दिया था ना, ताकि आप दोनों का बच्चा इस दुनिया में आ सके, वही वाला बच्चा। यहाँ पर एकदम से लेन चिचन के पिता और चाचा कहते हैं क्या तुम किसी को प्रेग्नेंट कर रहे हो, क्या तुम्हें वो लड़का पसंद है। अचानक से लेन चिचन कुछ नहीं बोल पाते, क्योंकि वो तो एक एक्सपेरिमेंट करके देख रहे थे ना अपनी लैब में। अचानक से उसका भाई आकर घर पे ये सब बोल देगा, उन्होंने सोचा नहीं था, और उन्होंने मुंह बनाते हुए अपने डैड और अंकल से कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने किसी को कोई प्रेग्नेंट नहीं किया है, और वैसे भी हम सिर्फ लैब में एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, देखना चाहते थे कि हमारे और चियांग क्लैन के जो हर है, मतलब सेनापति का जो बेटा है, वो वे फैमिली से आता है, और हमारा जो डीएनए है वो दूसरी गैलेक्सी के दूसरे क्रिएचर से मिलता है या नहीं। हम बस ये देखने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, इसलिए उस एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने एक बच्चे को जन्म दे दिया, और अगर वो बच्चा सही सलामत जन्म ले लेगा तो मैंने वादा किया है कि मैं उस बच्चे को अपना लूँगा, और उसके लिए उस साइंटिस्ट से मुझे शादी भी करनी पड़े जो कि एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है, मैं उससे वो भी कर लूँगा। तभी लवंग जी कहता है व्हाट डू यू मीन बाय, तुम उस खड़ूस से शादी करोगे, क्यों शादी करोगे जब तुम्हारा सीमन है ही नहीं। तभी शिचन घूर कर देखता है और कहता है क्या मतलब मेरा सीमन नहीं है। लवंग जी कहता है डूड ब्रदर सुनो, आपको ना उस ओमेगा से शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सीमन आपका नहीं है, क्योंकि मैंने वो सीमन चेंज कर दिया था, वो सीमन मेरा है। तो आपको उस बेकार से लड़के से शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप देख लेगा उस बच्चे को भी, और आपको ना वो उसकी लाइफ में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है, चिल करो, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। तभी लेंचन एकदम से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं तुम्हारा क्या मतलब है, वो बच्चा, वो एक्सपेरिमेंट वो मेरा नहीं है। लवांग छी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सिमर को चेंज करने की, तुम्हें पता है कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ लगने वाली थी, अगर ऐसा सच हो जाएगा तो मुझे प्राइज़ मिलेगा, इस वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्राइज़। तुम जानते हो एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट होने का हम दोनों को कितना बड़ा प्राइज़ मिलने वाला था, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, और सिमन तुम्हारा कैसे हो सकता है। तभी लवांग जी प्राउडली स्माइल करते हुए कहता है क्योंकि मैंने आपकी जो आपने डब्बी दी थी जिसमें आपके सिमन थे, वो मैंने अपने से चेंज कर दिए थे, मैं देखना चाहता था, वो हमेशा बड़बड़ करता रहता है, और मैंने हमेशा सुना है कि हमारी लैन फैमिली जो है पहले भी इस पृथ्वी पर 20,000 साल पहले भी रहा करती थी, और ऐसी ही कोई फैमिली बाहर भी रहती है किसी और गैलेक्सी में। और मैंने सुना है कि वहाँ का जो राजा है, मैंने एक बार फ़ोटो देखी थी, थोड़ा सा मुझसे मेल खाता है, क्योंकि मैंने लाइब्रेरी में पढ़ी थी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन जाता हूँ। सोचो ब्रदर, मैंने आपको उस जल्लाद इंसान से शादी करने से बचा लिया। हाँ, आपको पता है कितना इरिटेटिंग है, उसने कितनी बार लेक्चर में मुझ पर चिल्लाया है, पानी फेंका है, और तो और मेरे पैर पे भी पैर रख के गया है। आप बच गए, आपको तो मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहिए, मुँह क्यों बना रहे हो। शिजन अपनी मुट्ठी को भींचता हुआ चिढ़ता हुआ कहता है यू स्टॉप इट, अगर मुझे उससे शादी भी करनी पड़ती तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि हम लोग आगे चल के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तभी लवंग जी कहता है एक्सपेरिमेंट के लिए आप शादी कर लोगे, आप पागल हो गया, दुनिया प्यार के लिए शादी करती है, एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं। और वो बेबी, उसका क्या होता अगर आप उससे शादी करोगे सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए, तो उस बच्चे के पालन पोषण कैसे करोगे। यहाँ पर शिचन कहता है वो एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा होगा,
वो हमेशा ही लैब में रहेगा, उस पर नए नए एक्सपेरिमेंट होंगे। तभी लवांगजी एकदम डर जाता है कि उसके बच्चे पे छोटी उम्र से एक्सपेरिमेंट होंगे। वो कहता है बिल्कुल नहीं, वो मेरा बच्चा है और मेरी औलाद पे कभी एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। मैं उसे लैन फैमिली में लेके आ जाऊँगा। मुझे बताओ वो कब ठीक होने वाला है, वो कब इस दुनिया में बिल्कुल परफेक्टली एक बच्चे की तरह जन्म लेगा, उसे मैं आप लोगों से छीन के ले आऊँगा। शर्म नहीं आती आप छोटे बच्चों पे एक्सपेरिमेंट करोगे, और मेरे बच्चे पे तो बिल्कुल भी नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। लवांगजी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। पहली बार उसके चेहरे पे गुस्सा आया था। उसने आज दिन तक अपने भाई से नॉर्मल चीज़ों को लेके बहस की है, पर कभी मेरा तेरा नहीं किया। लेकिन इस बार पहली बार उसने किसी चीज़ को मेरा तेरा किया है, और वो भी उस बच्चे को जो कि गलती से एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा होने की वजह से उसने अपने सीमन देकर इस दुनिया में ले आया है। उसके लिए पॉजिटिवनेस उसके मन में पता नहीं क्यों आ गई थी, शायद वो अल्ट्रासाउंड की पिक देखकर या क्या। और इसलिए वो अगले दिन अपने अंकल, अपने पिता और अपने भाई से कहता है कि उसे उस बच्चे से मिलना है। यहाँ पर लवांगजी की इतनी जिद होने के बाद लैन चिंगनचुन मान जाते हैं। वो उस लैब के इंचार्ज से बात करते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा अब लैन चिचन नहीं बल्कि लवांगजी है। लवांगजी को उस लैब में मिलने, यानी कि अपने बच्चे से मिलने के लिए, देखने के लिए, उसकी धड़कनें सुनने के लिए, उसकी हर छोटी छोटी चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए यहाँ पर लैन चिचन की जगह लवांगजी को परमिशन मिल गई थी। लैन चिचन लैब्स में जा सकता था, बस उस पोर्शन में वो नहीं जा सकता था अब, क्योंकि अब उसका बच्चा वहाँ पर नहीं था। और विभूषण तो सबसे ज़्यादा शॉक्ड हो गया था जब उसे पता चला कि उसका और लैन चिचन का एक्सपेरिमेंट फेल होकर वहाँ पर वो डम इंसान उसके साथ आ गया है, जो कि जिसे वो एक्सट्रीम लेवल पे नफरत करता है, क्योंकि वो इंसान इतना अनोइंग, इतना इरिटेटिंग, इतना बदतमीज़ है, जिसके साथ वो 5 मिनट खड़ा होना पसंद नहीं करता। उस व्यक्ति के साथ एक्सपेरिमेंट में सीमन चेंज हो गए, और वो शिट 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 लैन परिवार के उस निकम्मे इंसान के साथ, उस इरिटेटिंग इंसान के साथ अब इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन चुका था। लवांगजी जब पहली बार उस छोटे से नन्हे से बच्चे को देखता है, वो बहुत इमोशनल महसूस करता है और उसकी आंखों से आंसू जाते हैं। और विभूषण उसे देख के कहता है क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? लवांगजी कहता है तुम्हें कुछ महसूस नहीं होता क्या? तुम भी तो इस बेबी के एक तरह से मदर जैसे हो, तुम्हें क्यों महसूस नहीं हो रहा? और मैं इसका फादर हूँ, कितना छोटू सा है, ये कितना क्यूट है, तुम्हें कुछ महसूस नहीं होता क्या? यहाँ पर विभूषण मुंह बनाते हुए कहता है हम साइंटिस्ट हैं, अगर हम दया दिखाएंगे, महसूस करेंगे, तो हम इन पे एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे? लवांगजी तभी एकदम से विभूषण की गर्दन को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहता है खबरदार, अगर तुमने मेरे बच्चे पे कोई भी एक्सपेरिमेंट किया तो वो मेरा है, पैदा होने के बाद मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। विभूषण गुस्से में कहता है कि वो मेरा भी बच्चा है, मैंने भी उसे अपने एक्स से पैदा किया है, तो तुम्हारा अकेले का उस पर कोई अधिकार नहीं है, समझे तुम? और मुझे डराना बंद करो, यू इडियट। लवांगजी यहाँ पर विभूषण को अपनी तरफ जोर से खींचकर उसके लिप्स को अपने लिप्स से कैप्चर करके उसे फाइनली किस करने लगता है। विभूषण तो एकदम हक्का बक्का रह गया था, क्योंकि आज दिन तक वो पहले किसी मेल के इतने करीब नहीं आया था, और ये इंसान उसके साथ ऐसे कैसे कर सकता है? वो पहले उसे मारने लगता है, लेकिन लवांगजी ने उसकी वेस्ट से उसे पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए और भी टाइटली किस करना शुरू कर दिया था। उसकी सांसें हैवी होनी शुरू हो गई थी, और जब तक उसके पैर नम नहीं हो गए लवांगजी ने उसे किस करना छोड़ा नहीं। और फिर उसे किस करने के बाद उसके होठों को अपने होठों से दूर करने के बाद अपने होठों को पूछते हुए कहा कि टेस्टी हो तुम, और वैसे भी इसके पैदा होने के बाद अगर तुम मुझसे शादी करना चाहो तो कर सकते हो, ये बेबी मेरा है। यहाँ पर विभूषण कहता है तुमने अभी मुझे मोलेस्ट किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की? तुम होते कौन हो मुझे छूने वाले? हाँ, तुम होते कौन हो मुझे किस करने वाले? मैं तुम्हारी कंप्लेन करूँगा। लवांगजी ने एक स्मिट करते हुए कहा तुम कौन होते हो मेरे बच्चे पे एक एक्सपेरिमेंट करने वाले? तुम कौन होते हो इस नन्ही सी जान को छू कर इस पे एक्सपेरिमेंट करने का सोचने वाले? अगर तुमने मेरे बच्चे पे कुछ किया, तुम्हें ज़रा सा मैंने किस किया, तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा, और इस बच्चे को तुम एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनाओगे जो बोल नहीं सकता? अगर तुमने मेरे बच्चे के नज़दीक आकर उसके साथ एक्सपेरिमेंट करके उसे तबाह करने की कोशिश की या उसे ज़रा सा भी नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। विभूषण, ये
कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, मेरी जान है, मेरा सीमन है इसके अंदर, ये मेरा डीएनए, मेरी औलाद है, तो इससे दूर रहना। और तुम्हें जब अपने लिए एक तुमसे बिना पूछे तुम्हें किस कर दिया इतना बुरा लग रहा है, तो तुम इसे बिना पूछे यहाँ पर इस दुनिया में लेके आए हो, वो भी अननेचुरल तरीके से, और उसके बाद उसे एक्सपेरिमेंट का हिस्सा सिर्फ अपनी अपनी ताकत के लिए, अपने प्राइज़ के लिए बनाना चाहते हो, तो सोचना भी मत, सोचना भी मत, मैं तुम्हारे खिलाफ केस कर दूंगा, समझे तुम। यहाँ पर विभूषण कहता है कि तुम्हें किसने कहा था कि तुम अपने सीमन को चेंज करो? क्या तुमने मुझसे पूछ के इस एक्सपेरिमेंट की चीज़ों को चेंज किया? तभी लवांग जी ने उसे ज़ोर से पकड़कर अपनी तरफ लाया और कहा कि तुम में इंसानियत नहीं है क्या? मैं मानता हूँ कि अगर पहले लोगों ने डीएनए टेस्ट किए, चीज़ें की, लेकिन उन्होंने इंसानियत की खातिर की थी, और तुम हैवानियत कैसे बना सकते हो? हाँ, ये बच्चा है, समझ में आया तुम्हें? विभूषण कहता है कि ये मेरा भी बच्चा है और मैं इसकी मदर जैसा हूँ, तो ये सिर्फ मेरे साथ रहेगा, तुम्हें मैं ये नहीं देने वाला, क्योंकि तुमने चालाकी से सब कुछ किया था। तभी लवांग जी उसे अपनी तरफ खींच के कहता है कि अच्छा, पर देख लेना, मैं इस बेबी को अपना बना कर रहूँगा, मैं तुम्हें नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे तुम जैसे लोगों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, जो कि इस बच्चे के साथ एक्सपेरिमेंट के नाम पर क्या क्या नहीं कर सकते हो, और तुम लोग सिर्फ कुछ पुतलियाँ बनकर रह जाओगे। तुम जानते हो, मैंने भी पढ़ा है वॉटसन फैमिली का इतिहास, उन्होंने क्या क्या नहीं किया इस रेस को बचाने के लिए, और तुम अपने बच्चे को एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनाना चाहते हो? शर्म करो। क्यों बोलकर वो वहाँ से चला गया, और विभूषण एकदम से हैरान हो गया। ये इंसान उससे सुना रहा है वॉटसन फैमिली का इतिहास, क्या वो नहीं जानता कि क्या इतिहास रहा है? पर वो जब उस छोटी सी नन्ही सी जान को शीशे में देखता है, तो वो हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है कि तुम्हारे पिता लैन शिचान नहीं बल्कि लवांग जी हैं। हमेशा से चाहता था कि ये मूर्ख तुम्हें अपना सीमन दे, तुम्हें इस एक्सपेरिमेंट में उत्पन्न करने में मदद करे। मैं तुम्हारे सिर्फ सैंपल निकाल कर तुम्हारे डीएनए को बाहर के लोगों से मिलाना चाहता हूँ, लेकिन उसके अलावा मैं तुम पे कसम खा के कहता हूँ कि कोई एक्सपेरिमेंट करने वाला नहीं था। पर अगर इसे ये मूर्ख समझ सकता है और तुम्हें अपना सकता है, तो मैं इसे ज़रूर छेड़ूंगा। यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाई देता है कि विभूषण, उसने पहले से ही बहुत सारी पढ़ाई की हुई थी, उसने हेंगुंजुन की फ़ोटो देखी हुई थी, उसने लवांग जी जो कि आज से 5000 साल पहले रहा करता था, उसकी भी फ़ोटो देखी हुई थी, और वो जानता था कि ये जो लंजा है ना, ये बिल्कुल वैसा ही दिखता है, इसलिए तो वो यहाँ पर आया था चीज़ों का हिस्सा बनने। और जब वो लवांग जी के आसपास बैठा करता था, जानबूझकर उसी जगह बैठा करता था, उससे बातें करने की, उससे खुद पे अटेंशन लेने की कोशिश किया करता था, क्योंकि वो उसे पसंद करने लगा था, तब उसे बहुत बुरा लगता था कि लवांग जी ये सब चीज़ों में बिलीव ही नहीं करता, और वो जानता था कि वो चाह कर भी लवांग जी को इस एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं मना पाएगा। तो उसने लैन चिचेन का कहीं ना कहीं सहारा लिया। पर कुदरत का खेल देखो, लवांग जी ने अपने भाई के साथ वो एक्सपेरिमेंट कभी पूरा होने ही नहीं दिया, बल्कि खुद आ गया। और आज जब लवांग जी ने उसके होठों पे किस किया था, तो उसने अपने ही होठों को हाथ लगाया और अपने होठों को छूते हुए मुस्कुराया। तब उसकी आंखों के सामने एक क्लिप दिखी, जहाँ पर बिल्कुल उस जैसे ही दिखने वाला, यानी कि विभूषण जैसा दिखने वाला बनी हुआ करता था, और दूसरी तरफ बोबो नाम का एक क्रिएचर हुआ करता था। एक बहुत बड़ा रैपर हुआ करता था, जो कि बिल्कुल लवांग जी की तरह दिखा करता था। वो मन में सोचता है कि किस्मत का कैसा खेल है ना, हम हर बार अलग अलग रूपों में, अलग अलग नामों के साथ एक दूसरे से मिल जाते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, और इस बार भी तुमने मुझे किस कर दिया। हर बार तुम मेरे साथ रहना चाहते हो, इस बार भी तुम खुद ब खुद मेरे करीब आ गए। आई लव यू लवांग जी, ये हमारे प्यार की निशानी है, और ये हमेशा हमारे प्यार की निशानी रहेगी। यहाँ पर कुछ महीने बीतने के बाद, जब वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता था, लवांग जी से देख के लैब में आता था और रो पड़ता था। वो बहुत खुश होता था जब भी वो अपने बच्चे के हाथ पैर मूव करते हुए देखता था, और वो अपने बच्चे को देखता था, दूर से ही उसे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती थी। और विभूषण भी इमोशनल होता था, पर वो कुछ भी नहीं कहता था। लवांग जी जब भी अपने बेबी को छुआ करता था, वो इमोशनल होकर विभूषण के गले लग जाता था और कहता था कि उसे ना
जल्दी से जल्दी अपना बेबी अपने हाथ में चाहिए। और ऐसा ही होता है। 9 महीने बाद वो एम्ब्रियो अपने आप ही फट जाता है और उसमें से वो बच्चा निकलता है। बच्चे की अच्छी जांच होने के बाद पता चलता है कि बच्चा बिल्कुल परफेक्ट है, फाइन है, और फिर वो कुछ ही टाइम में नॉर्मल तरीके से सांस भी ले रहा है। एक्सपेरिमेंट सफल रहा और वहाँ पर सभी काफ़ी ज़्यादा खुश थे, इमोशनल थे, लेकिन एक इंसान जो फूट फूट कर रो रहा था वो हमारा लवांगची था, जो कि उस बच्चे को बार बार रो रो के सबसे कह रहा था, मुझे मेरा बच्चा गोद में चाहिए, अभी ला के दो, अभी दो। तो सभी उसे समझा रहे थे कि लैब के बाहर चिल्लाना ठीक नहीं है और बच्चा डर सकता है, तो वो रोना शुरू कर देता है। वो बार बार बेहोशी से लिपट कर रोए जा रहा था और कह रहा था, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मैंने अभी तक उसे नहीं देखा, प्लीज़ उसे अंदर से लेके आओ ना। यहाँ पर बेहोशन सोचता है कि इंसान कैसे बिहेव कर रहा है, बिल्कुल बच्चे की तरह। फिर वो अंदर जाता है, उस छोटे से क्यूट से बेबी को लेके आता है, जो कि इस वक्त बड़े सॉफ्ट से टॉवल में लिपटा हुआ था, क्यूट सा था, हाथ पैर घुमा रहा था। यहाँ पर लवंगची जैसे ही उस बेबी को अपने हाथ में उठाता है ना, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और खुदरती उसे अपने सीने से लगा के घूमता है। यहाँ पर आज लवंगची के पिता और चाचा भी आए हुए थे। वो उन लोगों को भी दिखाता है और कहता है, देखो देखो मैं पापा बन गया, फादर देखो आप ग्रैंडपा बन गए हैं, और अंकल आप भी ग्रैंडपा बन गए हैं। देखो ये लिटिल क्यूटी सा बेबी, ये मेरा लेंशिजुई है, मेरा बेटा, और मैं इसे प्यार से युआन बुलाऊंगा, ये मेरा है। और वो उस बच्चे को अपने गोदी में लेकर चलना शुरू कर देता है। तभी यहाँ पर विभूषण भागता हुआ आता है और कहता है, कहाँ जा रहे हो, बच्चे को लेके कहाँ जा रहे हो। यहाँ पर लवंगची कहता है, ये मेरा बच्चा है, मैं इसे अपने घर लेके जा रहा हूँ। तभी विभूषण कहता है, इसे मॉनिटर करना होगा, यह आज ही तो पैदा हुआ है, इसे लगभग 1 महीने तक हमें लैब में रखना होगा, क्योंकि ये अभी तक ऐसे ही रहता आया है, तुम इसे बाहर लेकर जाओगे तो इसकी तबीयत खराब हो जाएगी। लवंगची बिल्कुल नहीं सुनता। तभी रेंचिचन भी भागे भागे आते हैं और कहते हैं, लवंगची अगर देखो तुमने बच्चे को यहाँ से दूर लेकर गए तो सच में इसकी तबीयत खराब हो जाएगी, मेरी बात मानो। लेकिन लवंगची तब भी नहीं सुनता। तो वह देखता है कि एकदम से दूर जाने पर उस बेबी ने रोना शुरू कर दिया था, क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत अलग था। तभी वो बच्चे को चुप कराने लगता है, लेकिन उसे बच्चे को चुप कराना नहीं आता था। तभी विभूषण उसके हाथ से लेकर उस बच्चे को प्यार से देखते और कहता है, भूख लगी है इसे इसके लिए दूध है ना। और तुरंत ही वो लोग जाकर नर्स को बच्चे दे देते हैं। नर्स बच्चे को फीड कराती है और उसके बाद वो बच्चे को सुलाती है। अभी भी बच्चे को थोड़ी सी केयरिंग की ज़रूरत थी, इसलिए एक छोटी सी नर्सरी बनाकर वहाँ पर बच्चे को रख दिया जाता है। लवंगची यहाँ पर कहता है कि ये क्या किया है नर्स ने। विभूषण कहता है, कुछ नहीं, उसे फीड कराया है, उसे यहीं पे रहना होगा 1 महीने तक। जब तक उसे बाहर की आदत नहीं हो जाती हम उसे बाहर लेकर जा सकते हैं, पर ज़्यादा देर तक नहीं। लवंगची अब पाउट बनाते हुए कहता है, तो ये नेचुरल बच्चों की तरह नहीं होगा क्या। विभूषण कहता है, होगा, पर फिलहाल इसे यहीं रहना होगा, नर्सरी में। लवंगची बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उसे अपने बच्चे को छोड़ के जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। यहाँ पर वो घर आता है और पूरे टाइम उसे बच्चा लग रहा था। विभूषण भी यहाँ पर बच्चे के पास कुछ टाइम के लिए रुकता है और फिर रात में अपने घर चला गया था। उसके अलावा बाकी के साइंटिस्ट उस बच्चे का ध्यान रख रहे थे। लवंगची को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो विभूषण के एकदम घर के नीचे आकर खड़ा हो गया और बोलता है, कहाँ हो तुम। विभूषण रात में सो रहा था। 10 बजे उसने फ़ोन उठाया और कहा कि क्या है, मैं थक गया, मुझे नींद आ रही है, सोने दो। लवंगची कहता है, पर हमारा बच्चा, क्या पता किसी ने उसका ढंग से ध्यान रखा है या नहीं, चलो मेरे साथ। विभूषण कहता है, क्या हो गया है तुम्हें, पागल हो क्या, मैं नहीं जा रहा, और हाँ सोने दो मुझे, खबरदार जो मुझे फ़ोन किया तो हैरेसमेंट का केस डाल दूंगा। और फ़ोन काट के वो सोता है। लवंगची फिर फ़ोन करता है, देखो हो सकता है नर्स हमारे बच्चे को पीट रही हो। विभूषण कहता है, कोई नर्स ऐसा नहीं करती है, अगर तुमने मेरा सिर खाया तो मैं तुम्हारी हैरेसमेंट का केस कर दूंगा। लवंगची फिर फ़ोन घुमा देता है और कहता है कि मुझे बेबी से मिलना है बस। विभूषण गहरी सांस लेते हुए कहता है, अगर तुमने मुझे गुस्सा दिलाया तो 1 महीने तक तुम्हारा उससे मिलना वर्जित कर दूंगा, चुपचाप अपने घर जाओ वरना। लवंगची बेचारा पाउट बनाता है और चुपचाप अपने घर के लिए निकल जाता है। विभूषण कितना ज़्यादा क्रूल है। लेकिन अगले दिन लवंगची विभूषण को फ़ोन मिलाता है। विभूषण सुबह सुबह तैयार होकर बेबी के साथ मिलने के लिए
लवांगची के साथ चला गया था। लवांगची वहाँ पर बच्चे को अपनी गोद में लेके घूमता रहता है, उसे कभी दूध पिलाता है, उसकी सारी चीज़ें सीखता है, उसके डायपर चेंज करना, नैपी चेंज करना, उसके कपड़े बदलना, उसको कैसे क्लीन करना है, उसके लिए क्या क्या दवाइयों के इस्तेमाल की ज़रूरत पड़ेगी, उसकी स्किन को कैसे रखना है, सब सीखता है। वो एक लिस्ट बना लेता है, रिकॉर्ड करता है अपने फ़ोन पे। विभूषण को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था ना इस इंसान पे कि ये पागल हो गया है, ये भी टीनेज है और ये एक बच्चे के लिए इतना पागल होता जा रहा है। और लवंग जी तो कुछ भी नहीं सुनता है। और विभूषण का जो ये बेबी था ना, ये नेचुरल नहीं था, इसलिए उसे कुछ इंजेक्शन कुछ सालों तक लगेंगे ताकि वो बच्चा नॉर्मलाइज तरीके से रह सके। यहाँ पर विभूषण अपने घर आ गया था। 1 महीने बाद वो बेबी जब कस्टडी लेने की बारी आई तो विभूषण सीधा कह देता है कि वो बेबी से नहीं मिल सकता, मतलब अपने घर नहीं ले जा सकता। तो यहाँ पर लंजा तुरंत ही उस बेबी को अपने साथ घर ले जाने के लिए मान जाता है, लेकिन विभूषण उस बेबी को देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता। दोनों के दोनों लड़ने लगते हैं, लेकिन तभी एक चीज़ डिसाइड करते हैं। श्रीचंद ने यहाँ पर विभूषण को एक बात बोली थी कि बच्चे को उनके लैन फैमिली में ले जाया जाएगा, लेकिन अगर विंग चाहे तो कुछ टाइम के लिए लैन फैमिली में शिफ्ट हो सकता है, जहाँ पर वो पूरा टाइम बच्चे को देख भी सकता है, उसकी केयर में भी रहेगा, और चाहे तो वो एक कमरे को इस्तेमाल करते हुए उसे पीजी समझ सकता है, उसका रेंट भी दे सकता है। विभूषण को ये आइडिया ठीक लगा, इसलिए वो अपना सामान लेकर लैन फैमिली में शिफ्ट हो गया था। ऐसे ही वो पूरा टाइम दिखता था लवंग जी उस बच्चे को अपनी गोद में लेके घूम रहा है। फिर नैनी भी आई हुई है। जब वो दोनों कॉलेज जाया करते थे तो वीडियो कॉल पे वो अपने बेबी को देख देख के इमोशनल हुआ करता था, और विभूषण सोचता था इंसान कितना ज़्यादा इमोशनल है। उफ, अभी तो ये एक्सपेरिमेंट बेबी है, रियल वाला बेबी होगा तो क्या होगा। लेकिन लवंग जी के लिए कोई एक्सपेरिमेंट नहीं था, उसका अपना बच्चा था। ऐसे ही धीरे धीरे वो बेबी थोड़ा सा बड़ा होना शुरू हुआ था। उसकी नेमिंग सेरेमनी भी लवंग जी ने अपने घर में रखी थी, जिसे सेलिब्रेट किया था, और तो और पूरी मीडिया को बुलाकर बताया था प्राउडली कि मैं उसका पापा हूँ। विभूषण बेचारा हेजिटेटली सबको बताता है कि उस बेबी को क्रिएट करने वाली उसकी जो मम्मा है वो विभूषण है। सब जगह ये चीज़ खबर में आ चुकी थी। विभूषण ने अननेचुरल तरीके से एक बेबी का जन्म दिया है और वो मदर बन चुका है, ये चीज़ भी सारी जगह आना शुरू हो गई थी, किसी और की नहीं बल्कि लवंग जी की बदौलत। इसलिए उसके पेरेंट्स भी उसे फ़ोन करके पूछने लगते हैं कि तुम कुंवारी माँ कैसे बन सकते हो। बेचारा विभूषण अपने घर वालों को बड़ी मुश्किल से समझाता है कि ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था, उसने अभी तक अपनी वर्जिनिटी नहीं खोई है। और उसके पेरेंट्स भी यूँ बोलते हैं कि वर्जिनिटी नहीं खोई तो क्या हो गया, बच्चा तो कर लिया, तुम एक मदर बन चुके हो, कौन करेगा तुमसे शादी, और शादी कर भी लोगे तो तुम्हारे बच्चे को अगर सामने वाले ने नहीं अपनाया, और अपना लिया तो क्या उसका जो बायोलॉजिकल फादर है क्या वो उसे छोड़ेगा। विभूषण तो अब सदमे में आना शुरू हो चुका था, क्योंकि जो चीज़ एक्सपेरिमेंट और मज़े मज़े में उसने की थी अब वो चीज़ उसे भारी पड़ रही थी। वो चाहकर भी अपने बच्चे को लवंग जी के हाथों तो कभी नहीं दे सकता, और क्या कोई दूसरा बंदा उसके बच्चे को अपनाएगा। उसको यही लगा रहता था, उसको यही चीज़ खा रही थी। धीमे धीमे करके अब हमारे प्यारे से A1 का एक फर्स्ट बर्थडे आता है, जिसमें वो बहुत क्यूट, बहुत प्यारा लग रहा था। उसके लिए लवंग जी हमेशा नए नए कपड़े लेके आता था, केक लेके आता था, उसकी हर मंथ की बर्थडे एनिवर्सरी की फ़ोटो खींचा करता था कि वो 1 महीने का हो गया, 2 का हो गया, 3 का हो गया, ऐसे करते करते 12 महीने की बहुत सारी फ़ोटोज़। उसके हर सुंदर सुंदर ड्रेस में वो A1 जो कि बेटा हुआ था उसके लिए फ़ोटो बनाया करता था, सब चीज़ें करता था। और विभूषण पहले तो लवंग जी की इन सारी हरकतों पे हंसता था, पर धीरे धीरे उसे भी उस बच्चे से इमोशनली अटैचमेंट होने लगी थी, और लवंग जी से भी, जिसे वो पहले से पसंद तो करता आ रहा था, पर अब उसे प्यार होने लगा था इस इंसान का अच्छा दिल देख के, जो पूरे कॉलेज का सबसे अनोइंग पर्सन था ना, पता नहीं क्यों वो उसे बहुत पसंद आने लगा था। दिल ही दिल में वो लंजा से दूर होने से डरता था। अगर लंजा की ज़िंदगी में कोई और इंसान आ गया तो, कोई और लड़की आ गई तो नहीं। वो एक दिन डिसाइड करता है कि वो लंजा को पूछेगा क्या वो उसे डेट करना चाहेगा, और वो हिम्मत जुटाकर लंजा से पूछता है। पर लंजा उसका तो एक्सप्रेशन ऐसा था कि विभूषण का मन किया कि वो लंजा को बहुत पीटे, क्योंकि लंजा ज़मीन पर बैठकर पूछता है क्या कहा तुमने। विभूषण ने कहा कि क्या हम डेट करें, हमारे बेबी भी है। तो लंजा पागलों की तरह ज़मीन पर बैठ के हंस रहा था, हाथ मार मार के, और कहा क्या कहा तुमने,
तुम्हें डेट करूं, शक्ल देखिए अपनी। तुम्हें डेट करूं, ओ माय गॉड, शक्ल तो देखो तुम अपनी, तुम्हें डेट करूं, उफ, बिल्कुल भी नहीं। तुम कितने अनोइंग हो, तुम इरिटेटिंग हो, तुम्हें तो मैं कभी डेट नहीं कर सकता। इससे अच्छा तो मैं अपने घर में एक डॉगी ला कर ना उसे अपनी पत्नी बना लूँगा, पर तुम्हें नहीं। तुम कितने अनोइंग हो, तुम वो डीएनए और वो सब थ्योरी में बिलीव करते हो। तभी विभूषण खड़ा हो गया और कहा कि उसी डीएनए का रिजल्ट ये बेबी है। अगर तुम उस थ्योरी में बिलीव नहीं करते, लाओ मुझे मेरा बेबी दो। तभी लवंग जी अपने पुत्र को फटाफट से अपनी बाहों में लेके कहता है, कभी भी नहीं, ये मेरा बेबी है, तुम्हारा नहीं। विभूषण उससे बेबी को खींचने जाता है, नो, ये मेरा बेबी है। यहाँ पर लवंग जी और विभूषण, लवंग जी तो बेबी को लेकर अपने कमरे में भाग गया और कुंडी लगा दी और कहा कि नो, ये मेरा बेबी है, तुम्हारा नहीं। विभूषण दरवाजे को पीटता है और कहता है, वो मेरा बेबी है, तो मुझे वापस। लवंग जी कहता है, कभी भी नहीं, और हाँ, तुम बंदरिया जैसे दिखते हो, चले जाओ यहाँ से। विभूषण कहता है, बिल्कुल भी नहीं, वो मेरा बच्चा है। और वहाँ पर उनकी लड़ाइयाँ सुनकर शिचन, चिंगंजुन, चरण बाहर निकल के आ गए थे और पूछ रहे थे क्या हुआ। यहाँ पर विभूषण रोते हुए नीचे बैठ गया और बोला कि इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया और अब इसने मुझसे मेरा बच्चा भी छीन लिया। देख रहे हो आप, वो कितना घटिया है। लवंग जी मेरा बेबी दो। उन दोनों की इन हरकतों को ये लोग हमेशा ही नोटिस करते थे। वो हमेशा ही छोटी छोटी बातों पर लड़ते थे। फिर लवंग जी पर बेबी को कमरे में ले जाया करता था और विभूषण यहाँ पर सबकी अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करता था। लेकिन ये लोग इस सब चीज़ों से अब ऊब चुके थे, इसलिए चुपचाप सब कमरे में चले गए थे कि कोई सीरियस मैटर नहीं है। पर विभूषण कहता है, एक्सक्यूज़ मी, आप लोग मेरी मदद नहीं कर रहे, आपको लग रहा है ये सीरियस नहीं है। यहाँ पर उसकी शक्ल सब देखते हैं और फिर से कमरे में चले गए थे, क्योंकि वो जानते हैं कि ये मूर्ख दोनों के दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और कुछ भी हो जाए ये दोनों अलग होने वालों में से नहीं है, बस खाली टाइम खोटी करते रहते हैं। ऐसे ही अब धीमे धीमे करके हमारा प्यारा सा विभूषण और लवंग जी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके थे। उनका बेबी अब 1.5 साल का हो चुका था, जो कि हमेशा ही वांग जी की गोदी में चढ़ा रहता था। और एक दिन घर आने के बाद विभूषण बेबी के साथ खेल रहा था, वांग जी खाना बना रहा था। घर के सारे मेंबर पास की ही एक शादी में गए हुए थे। तभी विभूषण को एहसास हुआ कि उसकी लोअर बॉडी में से अचानक से लिक्विड निकल रहा है, एक अजीब सा चिपचिपा लिक्विड जिसकी खुशबू बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसमें से सी शोर की खुशबू आ रही है और अचानक से लवंग जी की नाक में जब वो खुशबू लगती है तो उसे एहसास होता है कि शायद विभूषण अपनी हीट में जा चुका है। वो यहाँ पर खाना लाकर विभूषण और अपने सामने रखता है। विभूषण को बहुत गर्मी लगती है। उसने अपने शर्ट के कुछ बटन भी खोल लिए थे, हालांकि वो नाइट सूट में बटा हुआ था और उसे इतनी गर्मी लग रही थी कि उसने अपना पजामा भी उतार के साइड में रख दिया था, सिर्फ शर्ट में बैठा हुआ था और खाना खाता है। और उसके बाद वो शर्ट में ही कमरे में जा रहा था, लेकिन उसे बहुत गर्मी लग रही थी। वो ऐसे ही जाके बिना गेट को बंद किए लेट जाता है और लवंग जी ने यहाँ पर प्यारे से युवान को सुलाया, नैनी को दिया और वो विभूषण के पीछे पीछे कमरे में गया। उसने देखा कि विभूषण अपने सारे कपड़े उतार दिए हैं, बिल्कुल बिना किसी कपड़े के वो बिस्तर पर लेटा हुआ है। उसकी दोनों टांगें खुली हुई हैं और वो खुद को प्लेजर दे रहा है। लवंग जी की आंखें खुली रह गई। ये क्या हो रहा है? उसने कहा, विभूषण क्या हुआ? विभूषण ने उसकी तरफ मदहोश निगाहों से देखते हुए कहा कि वांग जी हेल्प मी, वांग जी आई नीड यू। वांग जी ने गल्प किया और कहा कि नहीं, तुम हीट में हो। और विभूषण के सच में लोअर पार्ट से चिपचिपा फ्लूइड निकल रहा था। उसने वो दिखाते हुए कहा कि आई नीड यू, मैं हीट में हूँ, अगर तुमने मदद नहीं की तो मैं शिचन गग्गा को बुला लूँगा। बस उसने इतना ही अटकते अटकते कहा था कि तभी लवंग जी ने गुस्से में आकर दरवाज़ा बंद किया और कहा कि खबरदार, जो मेरे भाई को बुलाया तो हमारा ऑलरेडी एक बेबी हो चुका है और उसके बावजूद भी तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे पास भाई को आने दूंगा? उसने तुरंत ही अपने खड़े अपनी शर्ट को उतारा, अपनी पैंट को उतारा और अपने अंडरगारमेंट को भी उतार कर बिस्तर पर आ गया। उसने विभूषण के होठों को अपने होठों से थामा और किस करना शुरू किया और अपने दोनों हाथों से
विवशन की पूरी बॉडी को टटोलने लगा। सबसे पहले तो उसके चेस्ट एरिया को ज़ोर ज़ोर से दबाने लगा, फिर उसकी नेक पे किस करता हुआ धीमे धीमे शोल्डर पे आया और फिर उसके चेस्ट को किस करने लगा, जो कि थोड़ी उभार में थी, मतलब उभरी हुई थी। और फिर उन्हें अपने मुंह में लेके सक करने लगा। धीमे धीमे एक एक निप्पल को किस करने के बाद वो नीचे आया और फिर उसके पेट पे किस करने लगा। फिर उसने अपनी उंगलियों से उसके बॉडी पार्ट को सहलाना शुरू किया। फिर दो तीन उंगलियों को इंसर्ट करके उसने फॉरप्ले करना शुरू किया और उसे थोड़ा सा स्टिमुलेट करना शुरू किया, जिसकी वजह से विवशन की जो मैनिंग थी वो पूरे कमरे में गूंज रही थी। वो तड़प रहा था, वो बिस्तर को अपनी मुट्ठी में भींच रहा था, अपने पैरों के उंगलियों को दबा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे ये प्लेजर उसे कब से चाहिए था। और फिर धीमे धीमे उसको प्रिपेयर करने के बाद उसी के चिपचिपे पदार्थ को अपने प्राइवेट पार्ट पे लगाते हुए लवांगची ने भी खुद को सहलाया और फिर अपने पार्ट को विभूषण के लोअर पार्ट पे रखते हुए मसलते हुए कहा कि मैं अगर अब आगे बढ़ गया तो तुम्हें अफसोस तो नहीं होगा ना। विभूषण ने कहा कि आई नीड यू, मुझे कोई रिग्रेट नहीं होगा। तभी लवांगची ने धीरे धीरे खुद को इंसर्ट करना चाहा। पहले तो वो पेनफुल था, चीखें निकल रही थी, लेकिन धीमे धीमे वो टक करके ज़ोर से पूरा अंदर गया, जिसके बाद दोनों के माथे पे पसीना था। फिर दोनों ने ही एक दूसरे के लिप्स को अपने लिप्स से कैप्चर करते हुए गति को बढ़ा दिया। अब वांगजी धीमे धीमे अपनी रोमांटिक एक्टिविटी को करना शुरू कर चुका था, जो कि बार बार लवांगची विभूषण के जो स्वीट स्पॉट था उसे जाके टकरा रहा था और विभूषण भी आहें भर रहा था। उसके माथे पे पसीना था, उसे गर्मी लग रही थी और इसी तरीके से दोनों एक दूसरे के साथ अपनी रोमांटिक नाइट को बिता रहे थे। अब इस पोजीशन में 5 मिनट करने के बाद उन्होंने खुद से एक दूसरे से अलग हुए। फिर लवांगची ने विभूषण को अपने ऊपर बैठाया और इसी पोजीशन में रोमांस करने के लिए कहा। उन्होंने इस पोजीशन में एक्टिविटी शुरू की, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को किस किया और विभूषण ने लवांगची की चेस्ट को धीमे से अपने मुंह में लेकर सक किया और फिर बाइट करते हुए उसे कहा कि आई नीड यू, आई नीड यू, यू आर माइन। और ऐसे बोलते बोलते वो खुद की ही गति को तेज कर चुका था। लवांगची ने ऐसे ही उसे इसी पोजीशन में तुरंत ही उसके जो टांगे थी उसे हल्का सा फोल्ड किया, उसे अपनी बाहों में भरा, अपनी बाहों में ज़ोर से कैद करते हुए उठाया और बिस्तर से उठकर मिरर के सामने चला गया। और इसी पोजीशन में ज़ोर ज़ोर से मिरर के सामने एक दूसरे की बाहों में लिपटा हुआ देखकर अपनी एक्टिविटी को फिर से जारी रखा और दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे के साथ रोमांस करते रहे। और फिर लवांगची ने धीरे से विभूषण के कान में कहा कि क्या मैं तुम्हें नोट कर सकता हूँ। विभूषण ने बिल्कुल धीमे से सिर हिलाकर हाँ कहा और फिर उसने मिरर में देखते हुए ही विभूषण को पास की ही दीवार पर लाकर पिन किया, उसके दोनों हाथों को उसके कंधों से पकड़ते हुए। फिर यहाँ पर विभूषण ने अपने दोनों हाथों को लवांगची की गर्दन में बिल्कुल घुसा लिए थे और उसकी नेक को किस कर रहा था और लवांगची ने अपनी एक्टिविटी को ज़ोर ज़ोर से करते हुए विभूषण को नोट किया और उसे प्रेग्नेंट करने की पूरी कोशिश की। यहाँ पर उसने खुद को विभूषण की बॉडी में ही रिलीज़ कर दिया था अंदर ही और फिर उससे अलग हुआ। दोनों बिस्तर पे आकर इस तरह से लेटे हुए थे, उनकी लोअर बॉडी अभी भी कनेक्टेड थी और दोनों सांस ले रहे थे। लगभग 5 मिनट तक ऐसे ही सांस लेने के बाद लवांगची ने विभूषण को बिस्तर पर ही पेट के बल लेटा दिया और पीछे से उसके ऊपर आकर फिर से अपनी एक्टिविटी शुरू कर दी। दोनों काफ़ी देर तक उस एक्टिविटी को एंजॉय करते रहे। फिर कभी गोडे मुड़वा के, कभी कोहनी और घुटनों के बल खड़ा करके पीछे से ही वो रोमांस की एक्टिविटी को करता और जो कि बहुत ज़्यादा एरोटिक लग रही थी। कुछ देर बाद तो लवांगची ने अपनी गति को इतना बढ़ा दिया था कि विभूषण को तो सुध-बुद्धि नहीं थी, क्योंकि वो भी खुद को इतना रिलीज़ कर रहा था, अपना चिपचिपा पदार्थ, अपनी रोमांटिक एक्टिविटी, और वो एकदम ज़ोर ज़ोर से मुआयन करते हुए करहराने की तेज़ तेज़ आवाज़ें निकालते हुए खुद को रिलीज़ कर देता है। और लवांगची ने भी दूसरी बार उसे नोट कर दिया था। फिर दोनों बिस्तर पर फिर से मेसी बिल्कुल चादर को कर चुके थे। दोनों एक दूसरे की बाहों में लेटे हुए थे, एक दूसरे से हल्का सा अलग हुए। लवांगची यहाँ पर बिस्तर से उठ कर जा रहा था, तभी विंग ने उसके हाथ को पकड़ लिया और कहा कि कहाँ जा रहे हो। लवांगची ने कहा कि 2 राउंड हो गए हैं, पेरेंट्स आने वाले होंगे। विभूषण ने कहा कि
क्या तुम डरते हो उनके सामने मुझे एक्सेप्ट करने से? लवांगची ने कहा कि बिल्कुल भी नहीं, पर आज तुम्हारा फर्स्ट डे है और तुम्हें हल्की सी ब्लीडिंग भी हुई है। विभूषण ने अब अपनी लोअर पार्ट पे अपने हाथ को ले जाते हुए खुद को ही संतुष्ट करते हुए कहा कि आई नीड यू। अगर तुम अभी भी मुझे संतुष्ट नहीं कर पाओगे तो फिर मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं। और वो जानबूझकर ऐसे कहते हुए पेट के बल पलट गया और जानबूझकर अपने हिप्स को दिखाते हुए लवांगजी को टीस करने लगा। लवांगजी और भी ज़्यादा एक्साइटेड हुआ। उसने विभूषण के बम पे एक स्पैंक करते हुए कहा कि नो वे, मैं जानता हूँ तुम्हें कैसे सेटिस्फाई करना है। और उसके बाद तो उस कमरे में से इतनी ज़्यादा बयानिंग की आवाज़ें आ रही थी कि दोनों रुके ही नहीं थे। 2-3 राउंड और करने के बाद दोनों की एनर्जी बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुकी थी और दोनों बिस्तर पर एग्जॉस्ट होकर एक दूसरे की बाहों में लेटे हुए थे। तभी विभूषण खड़ा होता है। उसने ही पास के टिश्यू पेपर को उठाकर खुद को लवंगजी को क्लीन किया और फिर दोनों ही चादर ओढ़कर ऐसे ही बिस्तर पर, मेसी बिस्तर पर सो गए थे। और यहाँ पर वो दोनों एक कमरे में थे। और जब लेंचिचन, चिंगनजुन और चिरन घर आए तो उन्होंने पूछा कि वो दोनों कहाँ हैं। तब मीर ने बताया कि वो दोनों एक ही कमरे में सो रहे हैं। तब यहाँ पर सभी के चेहरे पे हल्की हल्की मुस्कान आ गई थी, क्योंकि सभी समझ गए थे कि उन दोनों के बीच में क्या हुआ होगा। और घर में भी विभूषण के स्वीट से फ्रेग्रेंस आ रहे थे, जो कि उसके चिपचिपा पदार्थ था। तो वो लोग समझ गए थे कि विभूषण एक स्पेशल चाइल्ड है जो कि बर्थ दे सकता है। और इसलिए इस वक्त क्या सीन हो गया है, वो लोग मन में ही कहते हैं कि लगता है जल्द ही इस घर में हमें शादी की गूंज सुनाई देगी। वैसे भी मैं दादा तो बन चुका हूँ, चिंगनजुन ने कहा, और मुझे लगता है कि जल्दी मैं एक और पोता मेरा आने वाला है, या फिर पोती, देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर वो हंस रहे थे। सुबह हुई और विभूषण और लवांगची दोनों ही अपनी नींद से जागे। विभूषण ने जब लवांगची को अपने करीब देखा तो वो हल्का सा मुस्कुराया। उसे पता है कि कल रात उसे जब हीट आ रही थी वो ज़्यादा तो कमरे में भी आ जाता, बट वो खुद पे कंट्रोल नहीं करना चाहता था। वो ये हीट स्पेंड करना चाहता था लवांगची के साथ। इसलिए तो उसने तुरंत ही अपने ट्राउज़र्स को उतार दिया था, अपनी शर्ट को खोल दिया था और इस इंसान को अट्रैक्ट करने की कोशिश की। और ये इंसान अट्रैक्ट हो भी गया था। जब 2 राउंड के बाद ये उसे छोड़कर अलग होना भी चाहता था तो विभूषण बिल्कुल भी किसी कीमत पे नहीं चाहता था इस व्यक्ति से अलग होना, इस व्यक्ति से अपने आप को छुड़ाना, अपने दामन को छुड़ाना। इसलिए तो उसने उसे और प्रवोक करके रात भर रोमांटिक एक्टिविटी को अंजाम दिया। उसके चेहरे पे एक हल्की सी सेटिस्फाइड वाली स्मिक आ गई थी। पर अब सबसे ज़्यादा टफ काम ये था कि अब उसे कमरे से बाहर जाना था, जब क्योंकि चिंगनजुन, चरण और शिजन तीनों के दिनों वापस आ गए थे। और वो मन में सर पे हाथ मारते हुए कहता है, ओह शिट, अब मैं उन लोगों को कैसे फेस करूँगा। बेचारा जैसे तैसे बिस्तर में से उठकर बाहर जाता है, लेकिन उसे याद आता है कि उसके लोअर एब्डोमेन में कितना ज़्यादा दर्द हो रहा है। उफ, ये आदमी एकदम बीस्ट है। इसने बिल्कुल भी मर्सी नहीं दिखाई, स्पेशली वो जो लास्ट के 3 राउंड थे उसमें। ओह माय गॉड, बेचारे को अपनी लोअर बॉडी इतनी ज़्यादा सूजन महसूस हो रही थी ना। लंगड़ा के चल रहा था दीवारों का सहारा लेके, और फिर जाता है, नहाता है, नहाकर भी बाहर आया था तो वो अभी भी दीवारों का सहारा लेके चल रहा था। और वो सोच रहा था, शिट, मुझे कुछ खाना होगा, मेरी सारी एनर्जी ड्रेन हो चुकी है। ये व्यक्ति ये कैसे सो रहा है। और फिर वो बेचारा जाकर ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठ गया। ब्रेकफास्ट टेबल पे सभी उसे देख के मुस्कुरा रहे थे। वो भी ऑकवर्ड सी स्माइल करते हुए सभी को ग्रीट करता है। और जैसे ही जाके बैठता है उसके मुंह से चीख निकलने वाली थी, क्योंकि उसकी लोअर बॉडी जो कि अभी तक स्वेलिंग हो रखी थी वो बहुत दर्द करती है। लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोलता, सभी के चेहरे पे हल्की सी मुस्कान थी। पर वो सभी लोग विभूषण को एम्बेरस करना नहीं चाहते थे, इसलिए अपनी मुस्कान को हल्का सा रोक लेते हैं। ब्रेकफास्ट सभी कर रहे थे। तभी लैन चिंगनजुन ने, जैसे ही उनका ब्रेकफास्ट ख़त्म हो गया, विभूषण से कहा कि तुम मुझे अपने पेरेंट्स का नंबर दे दो, मैं उनसे शादी की डेट निकलवाना चाहता हूँ। क्योंकि जिस तरह से मेरे पुत्र ने तुम्हारी हालत की है, मैं समझ सकता हूँ कि तुम दोनों ने कल क्या किया है। और तुम एडल्ट हो गए हो, तुम दोनों का एक बेबी भी है। अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो मैं तुम्हारे पिता से बात कर लेता हूँ। यहाँ पर विभूषण शर्माता है। वो बेचारा पास के ही टिश्यू को अपने चेहरा छुपाने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। तभी यहाँ पर लैन शिचन ने मुस्कुराते हुए कहा कि लवांगची तुम्हें पसंद करता है। अगर वो पसंद नहीं करता तो उस एक्सपेरिमेंट में शायद अपने सिमन को नहीं देता।
तभी यहाँ पर विभूषण एकदम से लैन शिचन की तरफ देखते हुए कहता है क्या। यहाँ पर वो मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हाँ वो तो मैं पसंद करता है, तभी तो तुम्हें अनॉय करने के लिए उन सारे सेमिनार को अटेंड किया करता था। तुम जानते हो ना कि वो डीएनए में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता है। पर एक बात है जो तुम्हें नहीं पता, उसने वो सारी हिस्ट्री पढ़ी है जो कि पहले थी। पहले वो किसी चीज़ को मानता नहीं था, लेकिन जब उसने तुम्हें देखा जो कि बिल्कुल हूबहू एक बनी नाम के कैरेक्टर जैसा दिखते हो तुम, जो एक टाइम पे बोबो का पार्टनर हुआ करता था, तो वो तुम्हें देखकर हक्का बक्का रह गया, हैरान रह गया था कि ये कैसे हो सकता है। फिर उसने सब कुछ सर्च करना शुरू किया और फिर वो उन्हीं सेमिनार को अटेंड करने लगा जहाँ तुम जाने लगे। तुम्हें अनॉय करने लगा तुम्हारी अटेंशन ग्रैब करने के लिए। वो तुम्हें बहुत पसंद करता था। तभी तो जब उसे पता चला कि एक्सपेरिमेंट का हिस्सा मैं बन रहा हूँ तुम्हारे साथ, तो उसने अपने सिमन को चेंज कर दिया। तुम्हें क्या लगता है वो ये सब मस्ती में कर रहा था? उसे नहीं पता कि अगर बच्चा हो जाएगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे लेनी होगी। तुम्हें क्या लगता है अचानक से उसके अंदर इतना बड़ा हृदय परिवर्तन हो गया कि वो ईवान को अपनी बेबी की तरह मानने लगा? वो ईवान से बहुत प्यार करता था, पहले दिन से ही वो इतना एक्साइटेड था। यहाँ पर अचानक से पलके घुमाते हुए विभूषण कहता है कि हाँ ये कैसे हो गया? पर मुझे ऐसा नहीं लगता। तभी यहाँ पर शिचन मुस्कुराते हैं और मुस्कुराते हुए उसके अपने पिता और अंकल से बोलते हैं कि कम ऑन, तुम्हें क्या लगता है तुमने मुझे उस एक्सपेरिमेंट के लिए अप्रोच किया था? नो वे। तुम एक्सपेरिमेंट के लिए लवांगजी को चूज़ करना चाहते थे, बट वो कभी एग्री नहीं होता, इसलिए तुमने मुझे चूज़ किया। पर लवांगजी ने मुझे पहले ही बोल दिया था कि मैं उस एक्सपेरिमेंट के लिए हाँ भर दूँ। तुम्हें सच में लगता है कि मैं उस एक्सपेरिमेंट के लिए हाँ भरता? नो वे। ये सब कुछ लवांगजी का प्लान था, क्योंकि वो तुम्हें अपनी लाइफ में लाना चाहता था, और गॉड नोस वो कैसे ले आया। तुम तो उसे देख के अनॉय फील करते थे ना। विभूषण कहता है ऐसा नहीं है, मैं भी उसे पसंद करता था, पर उसने मुझे कभी कुछ कहा क्यों नहीं? यहाँ पर शिचन कहते हैं क्योंकि वो तुम्हें फोर्सफुली पाना नहीं चाहता था। वो चाहता था कि तुम अपनी होशो आवाज़ में उसे बोलो। याद है तुमने उससे शादी के लिए बोला था, वो तुम पे हंस रहा था। उस दिन उसे बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि तुम उसे इसलिए नहीं अपना रहे थे कि तुम उससे प्यार करते हो, तुम उसे बेबी के लिए बाकी चीज़ों के लिए अपना रहे थे, इसलिए तो उसने मजाक उड़ाया। बट वो बहुत ज़्यादा सैड था, क्योंकि उसे तुमसे तब शादी करनी है जब तुम उसे प्यार करो। विभूषण कहता है पर मैं तो उससे प्यार करता हूँ ना। चिचन कहते हैं उफ़ो, ये बात जब तक तुम उसे बताओगे नहीं, उसे थोड़ी पता चलेगा कि तुम उससे प्यार करते हो या नहीं। यहाँ पर लवांगजी जो कि उठकर नहा धोकर बाहर आ गया था, वो कमरे के पीछे से सारी बातों को सुन रहा था और स्माइल कर रहा था। और फिर वो यहाँ पर सबके सामने चलकर आया और विभूषण को देखते हुए कहा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। कॉलेज के पहले दिन जब मैंने तुम्हें देखा, मैं देखता रह गया। ऐसा नहीं है कि मेरी फैमिली में इतिहास नहीं है। हेंगुनजुन, विभूषण, लवांगजी, विभूषण और तो और बनी और बोबो की फ़ोटोज़ मेरे एंसेस्टर कब से हमें दिखाते आए हैं। मैं बचपन से उन चीज़ों को देखता था और पहले मैं बिलीव नहीं करता था, लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा मैं बिलीव करने लगा। पर मैं तुम्हारी अटेंशन चाहता था, बस मैंने अटेंशन ग्रैब करने के लिए जो भी किया। एंड हाँ, आई लव यू। वो अपने पिता और अंकल के सामने ऐसे बोल देता है। तभी चिरन गला साफ करते हुए कहते हैं वांगजी, हम बड़े भी बैठे हैं बेटा, तुम हमारे सामने प्रपोज कर रहे हो। वांगजी मुस्कुराता है और कहता है कि आप तो दादा भी बन चुके हो, अब क्यों इतना शाय फील कर रहे हो? अंकल, वैसे भी बहुत जल्दी यहाँ पर आंटी आने वाली हैं और जिंगई भी आने वाला है। आंटी यानी कि लेंजिरन की पत्नी, जो कि फ़िलहाल घूमने के लिए बाहर गई हुई थी, और उनका पुत्र लेंजिंगी वो भी अपनी माँ के साथ ननिहाल गया हुआ था। वो लोग अक्सर बाहर घूमने फिरने जाते रहते हैं, लेकिन चिरन कामकाज की वजह से यहीं पे रहते हैं। यहाँ पर मुस्कुराते हुए विभूषण थोड़ा सा ब्लश करता है, फिर उठ के कमरे में भाग जाता है। वांगजी उसके पास युवान को उठाकर फिर से ले आता है। दोनों बात करते हैं, पर विभूषण को थोड़ा पेन हो रहा था, तो लवांगजी आज उसे कहीं भी जाने से मना कर देता है और कहता है कि घर में रुकें। फिर हम देखते हैं कि 1 महीने बाद जब विभूषण की प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई थी, तो उसके पापा मम्मी यहाँ पर आते हैं। जियांग क्लैन के उसके जो अंकल थे वो भी आते हैं।
और वो सभी मिलकर वेवोशन की एक छोटी सी सेरेमनी रखते हैं जहाँ पर उन दोनों की शादी होती है। उनकी शादी सिर्फ मैरिज डॉक्यूमेंट्स में होती है और उसके बाद वो दोनों ही अपने अपने पेरेंट्स के सामने झुककर 90 डिग्री का बो करते हैं, जिसमें उनकी शादी यहाँ पर हो गई थी। और यहाँ पर उन लोगों ने अपने सामने एक फ़ोटो रखी पृथ्वी के एंसेस्टर जो हुआ करते हैं, यानी कि बनी और बोबो की, और उन्हें ट्रिब्यूट देते हुए कहा कि जो इंसाफ आपको तब नहीं मिला था वो इंसाफ इन दोनों बच्चों को ज़रूर मिलेगा। यहाँ पर वो ईवान को दिखाते हैं और यहाँ पर विभूषण अपने पेट पे हाथ फेरते हुए कहता है कि जो भी उस वक्त आपके साथ गलत हुआ था वो आगे कभी नहीं होगा, ये वादा है, और मैं अपनी फैमिली को आगे बढ़ाकर रहूँगा। कमाल की बात है ना, A1 के जब डीएनए सैंपल को दूसरी दुनिया के, यानी कि दूसरी गैलेक्सी के बंदों से मिलाया जाता है तो वो बिल्कुल सेम निकलता है। और ये चीज़ तो बहुत यूनिक थी क्योंकि युआन का जो सैंपल था ना, वहाँ के गद्दी पे उस वक्त बैठे हुए राजा के सैंपल से मिल जाता है और राजा इतने खुश होते हैं। उन्होंने भी यहाँ पर पृथ्वी पर बहुत सारे गिफ्ट भिजवाए हुए थे, जिनमें से कि उन्होंने A1 के लिए एक खूबसूरत सी तितली भिजवाई हुई थी जो कि कभी भी इस्तेमाल होने पर, मतलब यूज़फुल होने पर एक वेपन का काम भी कर सकती है और दूसरों पे निगरानी भी रख सकती है। और गाइस, यहाँ पर ये प्यारी सी ईज़न फीस्ट की एक छोटी सी स्टोरी ख़त्म होती है। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो। साइंस फिक्शन स्टोरी थी, बहुत सारी चीज़ों को लेकर थी, और मुझे लगता है कि पहले मैं कुछ और बनाना चाहती थी, पर ये क्यूट सी स्टोरी मुझे लगता है इस बार के लिए काफ़ी होगी। मिलते हैं आपसे किसी और वन शूट के साथ और हार्टलेस फ्रेंड्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो। अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा और गाइस व्यूज़ भी दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कैसी लगी साइंस फिक्शन स्टोरी और सबसे अच्छी स्टोरी किसकी थी, क्योंकि अभी तक शायद ज़्यादा लोगों ने साइंस फिक्शन टॉपिक पे स्टोरीज डाली नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर ईज़ फीस्ट का जो लास्ट का टाइम होता है उसमें ज़्यादातर लोग अपनी स्टोरी लेके आते हैं, जिसमें जो 5-6 क्रिएटर होंगे वो आखिरी के समय में ही स्टोरी लाना पसंद करते हैं, क्योंकि शायद उस वक्त व्यूज़ ज़्यादा भी आते हैं, सभी लोग एक्साइटेड होकर स्टोरीज़ को भी देखते हैं। तो ऑल दी वेरी बेस्ट, जो भी अच्छा करेगा वो फर्स्ट आ जाएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट किसी स्टोरी के साथ, तब तक बाय टाटा।